अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुबह से आगे। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। दिस इज इमरान हसन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से एक नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अल्लाह करे आज का दिन भी बहुत अच्छे से गुजरे। मंगल यूजुअली थोड़ा सा बॉदर करता है हमें, मुझे तो करता है, आई होप आपको ना करे। आपको बहुत करता है। हाँ है ना, और मैं प्रूव भी करता हूँ ऑफ एंड ऑन कि देखो आज मंगल है, दैट्स व्हाई दिस हैपनिंग। समटाइम्स आप कोई चीज़ अगर जहन में बिठा लेना, वो किसी दिन के हवाले से हो सकती है, किसी वक्त या किसी शख्स के बारे में, मुझे लगता है साइकोलॉजिकल है ना। जब आप किसी हवाले से कोई सर्टेन इमेज बना लें तो बाज़ औक़ात उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। उसमें मशवरा ये है कि आप कुछ उससे अलग सोच के ट्राई जरूर करें। हो सकता है जैसा आप सोच रहे हैं पहले आप ये प्रॉमिस करें आप ट्राई करेंगे। मैं ट्राई करूंगा ट्यूसडे के बारे में। हाँ, ट्यूसडे के बारे में आई ऑलवेज ट्राई टू ट्राई बट ट्यूसडे डजंट लेट मी, यू नो, वो मुझे ट्राई करने नहीं देते। कुछ ऐसा हो जाता है मुझे लगता है ट्यूसडे यार फिर भी स्लो ही चल रहा है, लेकिन अल्लाह करे आपका दिन स्लो ना हो। हम भरपूर कोशिश करेंगे अपने इस रन डाउन के थ्रू, अपनी स्टोरीज के थ्रू कि आपके दिन को अच्छा कर दें। सो हाउ इज योर डे स्टार्टेड? इज इट फाइन, नॉर्मल? हाँ, जबरदस्त। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो वही जो हम डिस्कस कर रहे थे आज आके, ठंड बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। तो वो जो लेयर्स है ना कपड़ों की, वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है। बट आई एम एंजॉयिंग इट। इस्लामाबाद में मेरी पहली ठंड है तो आई एम एंजॉयिंग इट। इस्लामाबाद की पहली ठंड, अच्छी बात है। आप एक बुक लिखिएगा, उसका टाइटल होगा इस्लामाबाद की पहली ठंड। खैर आज वंस अगेन हम प्रोग्राम शुरू करते हुए, आज मैंने रास्ते में आते हुए कुछ चुकंदर देखे तो अपनी टीम से मैंने बात की। मैंने कहा यार इस पे बात करें, कितनी अच्छी नेचुरल चीज़ है, इस पर थोड़ा सा हम लोगों को बताते हैं। तो चुकंदर के एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं, आपको पता है। इसका जो जूस है ना, वैसे भी जितनी भी ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें हैं ना, सब्जियाँ हैं, उनके बड़े फ़वायद हैं। तो इसका जो जूस है वो मुख्तलिफ सेहतमंद बैक्टीरिया से उसकी अफजाइश होती है जो बेहतर दिमागी कारकर्दगी का बायस बनते हैं। और अब रिसर्च ये बात कहती है कि जो चुकंदर का इस्तेमाल है वो इंसानी सेहत में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है, बड़े अहम एलिमेंट्स बिल्कुल ऐसी। और उसका फायदा ये भी होता है कि वो जो चेहरे पे लाली जो है ना वो आना शुरू हो जाती है। और लाली कैसी आती है? जब आपका खून बहुत ज्यादा बनता है। और बीट के बारे में कहा जाता है, चुकंदर के बारे में कहा जाता है, ये खून बहुत ज्यादा बनाता है। ये एक कुदरती टॉनिक भी इसको कहा जा सकता है, जिसके इस्तेमाल से दिमाग की कारकर्दगी भी बेहतर होती है। याददाश्त जो है, तो जिन लोगों को मेमोरीज के मसाइल है ना, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ग़िज़ाई माहिरीन ये बता रहे हैं कि इसमें फाइबर होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, इसमें पोटेशियम होता है, आयरन और विटामिन सी भी होता है। विटामिन सी आपको पता है इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा आजकल वैसे विटामिन सी का बेहतरीन जरिया किन्नू भी है, लेकिन आज हम किन्नू की बात नहीं करें। किन्नू को हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। इसका जूस बनाकर पिए, एक तो बड़ी सस्ती चीज़ है, आसानी से अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर। और इसको अगर आप मुख्तलिफ स्मूदीज या कॉम्बिनेशंस के साथ भी आप ट्राई कर सकते हैं। सैलेड में भी डालते हैं, सैलेड में भी डाल सकते हैं, मतलब डायरेक्टली आप खा भी सकते हैं और जूस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है जी। आपने कहा ज़रा अलग सुबह आपको बताएं कि अगर आप सब्जी की दुकान पे जाते हैं, चुकंदर को इग्नोर करते हैं तो कितनी गलत बात है। चुकंदर को इग्नोर ना करें, आपकी सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैं चुकंदर की एडवोकेसी कर रहा हूँ। जबरदस्त। बहुत सारे फ्रूट जो या फल या सब्जियां हमें सस्ते मिलते हैं ना, हमें उनकी कदर नहीं होती। चुकंदर तो बहुत फायदेमंद है, इसकी गवाही मैं खुद भी दूंगी। बहरहाल जी ये प्रूवन है कि ये जो है ना आपकी खूबसूरती में भी इजाफा करता है, आपके चेहरे पे लाली लाके। तो दिस इज वेरी नाइस, आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आगे चुकंदर क्या ही करेगा इससे मजीद क्या ही खूबसूरती बढ़ाएगा, लेकिन अच्छी बात है, हम ट्राई जरूर इसको मेंटेन रखने के लिए। एक और अच्छी खबर है, वो हज के हवाले से है। हम आपको ऑफ एंड ऑन आगाह करते रहते हैं, जो कि एक सिलसिला चल रहा है दरखास्तों का। सो सरकारी हज स्कीम के तहत जो दरखास्तें हैं वो जमा कराने का आज आखिरी रोज है। अब तक 72,000 से ज्यादा दरखास्तें जमा हो चुकी हैं। अरे जबरदस्त। वज़ीर मज़हबी उमूर चौधरी सालिक साहब जो है, उन्होंने कहा कि कोटे से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल अगर होती हैं तो फिर कुरानदाजी की जाएगी। आपको पता है 10 दिन एक्स्ट्रा दिए गए थे, इसके अंदर तौसीह की गई थी कि अगर और लोग जमा करवाना चाहते हैं हज दरख्वास्तें तो वो जमा करवा सकते हैं। आज आखिरी दिन है 10 दिसंबर। तो जिन लोगों ने जमा करा दी हैं, अभी तक 72,000 तकरीबन कहा जा रहा है। तो उसके बाद अब देखना यह है कि अगर कोटे से ज़्यादा होती है तो फिर कुरानदाजी होगी। अदरवाइज जिसने जमा कराई है वो सब के सब इंशाल्लाह हज के लिए जा रहे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और जब भी जाएं हमें दुआ में याद रखें इस सफ़र में, इस मुबारक सफ़र में। आई होप कि आपका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो इंशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं हमारी आपके लिए। आगे बढ़ते हुए, आज ह्यूमन राइट्स का इंटरनेशनल डे है, आलमी दिन मनाया जा रहा है इंसानी हुकूक का। और जब भी हुकूक का अब आलमी दिन मनाया जाता है ना, मेरे जहन में बहुत सारे सवाल उठाते हैं, क्योंकि आलमी सतह पर इंसानी हुकूक का दिन मनाने वाले भी वही हैं जो इंसानी हुकूक को वायलेट करने वाले हैं। जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जो बड़े बड़े मुल्क हैं, अमेरिका जैसे या वेस्टर्न यूरोप जैसे। पैलेस्टाइन की मिसाल, पैलेस्टाइन जैसी जंग जैसे जारी है, या कश्मीर जैसे हालात जहाँ पे चल रहे हैं जिस दुनिया के अंदर, उसमें हम ह्यूमन राइट्स की बात कर भी कैसे सकते हैं। बहुत सारे सवालात उठाता है ये दिन। बहरहाल आज मनाया जा रहा है, लेकिन आपने जो बात की, मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जो है ना वो ज़्यादा अहम हो गया है। मुख्तलिफ
बहाली के लिए। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की जानिब से 1948 में ये एलामिया जारी किया गया था कि 10 दिसंबर जो है वो इंसानी हुकूक का दिन होगा, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फौरी बाद इसका ऐलान किया गया था। और मकसद इसका यही था कि इंसानी हुकूक जो है ना वो सबके लिए बराबर है, हर किसी को हक है कि वो आज़ाद भी रहे, अपनी राय का इजहार भी करे, और जो एक हुकूक किसी एक इंसान को मिले वो तमाम इंसानों को मिलने चाहिए। लेकिन हमें सवाल ज़रूर अपने आप से ये पूछना चाहिए, इनफैक्ट जो हमारे साहिब इक़्तिदार हैं उनसे पूछना चाहिए कि क्या हमें हमारे बुनियादी हुकूक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डोमेस्टिकली बिल्कुल आप ठीक बात कर रही हैं, पाकिस्तान जैसे ममालिक में भी इसके बहुत मसाइल है, बुनियादी इंसानी हुकूक की आज़ादी इज़हार राय के, लेकिन दूसरी जानिब इंटरनेशनली आज के दिन का गुजरता हर लम्हा और आने वाले दिनों का हर लम्हा ये सवाल करता है उन सभी ताकतों से कि गज़ा के अंदर जिस तरह इसराइल बर्बरियत कर रहा है, जिस तरह भारत के अंदर कश्मीर को उसने दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया है, तो क्या इंसानी हुकूक के अलंबरदार ये देख रहे हैं और क्या आने वाले वक्त में उनकी नस्लें उनसे नहीं पूछेंगी? क्या मौरख ये नहीं लिखेगा कि जब 2024 या 25 के अंदर हम इंसानी हुकूक का आलमी दिन मना रहे थे, उस दिन गज़ा के अंदर मासूम बच्चों का खून हो रहा था, नस्लकुशी हो रही थी, नस्लकुशी की जा रही थी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है पूरी दुनिया के लिए, और इसमें कहीं ना कहीं अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, हम सभी इसके मुजरिम हैं, हम सभी कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हैं। तो इसमें हम सबको रोल प्ले करना है। बहरहाल हमारी बहुत सारी दुआएं उन तमाम सप्रेस तबकों के लिए, और हम ये भी दुआ करते हैं कि इस दिन के मौके पर जहाँ जहाँ पे इंसानी हुकूक फॉलो नहीं हो रहे वो हों और इसकी तरवीज हो। इस पर हम बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। हुकूमत से हमें खबर स्टोरी पे बात करते हैं। अपनी स्टोरी जो है ना वो इस्लामाबाद से है कि तोतों की खूबसूरत अलेक्जेंड्रियल नस्ल जो है वो इससे महरूम हो रहा है इस्लामाबाद। हालिया सर्वे ये बताता है कि इस्लामाबाद में इस नायाब तोते की कोई मौजूदगी की रिपोर्ट ही नहीं है। सर्वे में ये भी बताया गया है कि हमारे गांव में जब हम गांव रहते थे ये तो हम वैसे ही बच्चे पकड़ के छोड़ते थे। अब लास्ट टाइम आप मुझे बताएं कब आपने देखा है तोता अपने इर्द गिर्द? तो यही सर्वे यही तो बता रहा है कि ये मिल ही नहीं रहा है तोता। तो ये नस्ल जो है ये बड़ी मकबूल है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इसकी तादाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत कम होती जा रही है। और इसकी वजह क्या है कि गैर कानूनी शिकार भी किया जाता है इसका। पालतू जानवर रखने वाले जो लोग हैं वो उसको बेचना भी शुरू कर देते हैं। तो इन सब लोगों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है। बड़ी भारी कीमतों में भी ये बेचे जाते हैं, और इस नस्ल के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो ये कहा जा रहा है कि इसकी ब्रीडिंग करने वाले जो लोग होते हैं ना वो इनको ब्रीड इसलिए करते हैं ताकि आगे लोगों को बेच सकें। हर चीज़ के अंदर हमने बिजनेस घुसा दिया। दरख्त देखते हैं काट के बेच देते हैं, परिंदे देखते हैं पकड़ के बेच देते हैं। मतलब हम बतौर इंसान, मैं पाकिस्तानी का तो तज़किरा ही बाद में आता है, बतौर इंसान हम क्या कर रहे हैं? इतना खूबसूरत ये परिंदा है, हमारे माहौल की खूबसूरती में इजाफा करता है, और बड़े बड़े दरख्तों के अंदर इसका घर होता है, इसके बच्चे होते हैं, और ये उड़ते हुए बोलते हुए इतने ज़बरदस्त लगते हैं। लोग घरों में रख लेते हैं शौक से। चलें, आप अगर उसकी केयर कर सकते हैं, मैं वैसे इस हक में नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद ठीक है। लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं? अब जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड है इसने इसके इक़दाम के हवाले से जब बात की है वो करना चाहिए, लेकिन आई थिंक हम सबको मिलकर इस पे काम करना होगा। हम सबको मिलकर काम करने, जिम्मेदारी का एहसास करने की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। और जब ये सारी आप बातें कर रहे थे ना, और जब भी हम कोई एआई की स्टोरी देते हैं तो आप समझ रहे हैं कि एआई जो है ना वो फिर इस तरह से इंसानों को देखकर कोई ना कोई फैसला खुद करता है, और ऐसा लगता है कि हमें ये तोते बेचारे नजर तो नहीं आएंगे, एआई से रिप्लेस करना पड़ेगा उनको आने वाले वक्त में। वो वाली दुनिया जो है ना वो किस तरह की होगी। बहरहाल जी, अब आजकल की दुनिया के अंदर किस तरह के रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, ट्रेंड्स बन रहे हैं, ये भी आपको बता देते हैं। चाइना लिए चलते हैं आपको, जहाँ पर एक खातून ने खुद को सिर्फ 8 घंटों तक मोबाइल फोन से दूर रखा और लाखों रुपए जीत लिए। ये वाकई रिकॉर्ड है फॉर अ वुमेन, 8 घंटों तक एक मोबाइल से। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या? इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि उनके चेहरे पे कोई एंजाइटी के एक्सप्रेशंस भी नहीं आए। दैट्स व्हाई उन्होंने ये अवार्ड जीता। मतलब देखिए अपने सेंसेस जो है ना वो भी बड़े कंट्रोल रखने पड़े। जरा दिखा भी देते हैं अपने नाज़रीन को। अच्छा जी, ये वो खातून है जो 8 घंटे तक इन्होंने मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया, कोई अपना टैबलेट। इनका चेहरा वैसे ही बड़ा एक्सप्रेशनलेस है, मुझे लगता है इनके चेहरे पे वैसे कम ही एक्सप्रेशंस आते होंगे। अवार्ड तो मुफ्त में ही जीत गई, लेकिन जबरदस्त बात है तमाम वो खवातीन जो खवातीनों हजरात, क्या हजरात कौन से कम है, जो मोबाइल से दूर नहीं रह पाते, और मैं भी उनमें से एक हूँ। आप सब प्लीज़ इनसे सीखने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है कोई हॉटलाइन होनी चाहिए और इनसे टिप लेनी चाहिए कि आप कैसे 8 घंटे मोबाइल से दूर रह के भी एंजाइटी का शिकार नहीं हो। अच्छा, वो 10,000 यौन अगर आप सबको देंगे ना तो सब कोशिश करेंगे ये करने की। अच्छा, ये पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन 3,83,000 के करीब ये इन्होंने जीते हैं। इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था, लेकिन ये वो खातून जो है चोंगचिंग का एक शॉपिंग सेंटर है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पर हुआ था। अच्छा, 100 से ज्यादा अफराद ने दरख्वास्तें दी थी, जिनमें से 10 का इंतखाब किया था। उनमें से ये खातून जो हैं ये जीती हैं। कोई एंजाइटी इनको फील नहीं हुई, और इन्होंने अपना 8 घंटे का टाइम जो है ना कुछ पढ़ते हुए या फिर आंखें बंद करते हुए गुजारा है। दिस इज द बेस्ट पार्ट। आई मीन इसमें हमारे लिए एक नसीहत भी है ना, हमारे लिए निशानी है, और निशानी ये है कि हम इन डिवाइसेस से किस हद तक
मुतासिर हो चुके हैं, हमारी ज़िंदगी में कितनी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है कि आप 8 घंटे तो दूर की बात, 8 मिनट आप दूर हैं, आपको लगता है पता नहीं दुनिया बदल गई होगी, फ़ौरन उठा के देखूं क्या हो रहा है। मतलब ये कई दफ़ा होता है, तो इससे निकलना पड़ेगा ताकि हम भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। दो कि हमें कोई 10,000 युआन तो नहीं दे रहा, लेकिन अपनी सेहत के लिए तो हम कर ही सकते हैं। खैर, चूँकि क्रिसमस की आमद है, हमने ड्रोन को उड़ाया, हमने कहा क्रिसमस के हवाले से भी तो कुछ लेके आओ, तो आसमान पर सांता क्लॉज के नज़ारे नज़र आए और उन्होंने सबको हैरान कर दिया। ये जिक्र है टेक्सास का, जो अमेरिकन रियासत है और इसका एक शहर है मैंसफील्ड। यहाँ पे ये नज़ारा देखने में आया। 5000 ड्रोन्स की मदद से जो सांता क्लॉज है उसका एक अक्स बनाया गया। एंड सी हाउ ब्यूटीफुली इट वाज डिजाइन्ड एंड इट लुक्स। हाँ बिल्कुल, ये वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो। इंस्टाग्राम पर ये वीडियो जो है 10 करोड़ से ज़ायद मरतबा देखी जा चुकी है। और एक सारिफ ने लिखा कि सोचिए ये मंजर आपकी खिड़की से नजर आए। इस मंजर कशी पर कंपनी ने आलमी रिकॉर्ड बनाकर गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है। अगेन मैं कहूँगी जिन लोगों के सामने मौजूद हो रहा होता है, जो फिजिकली वहाँ पर मौजूद होते हैं, कितना कैमरा जस्टिस नहीं करता है। अच्छा, अगेन आप अगर वहाँ पर होते तो आप इसको देख रहे होते या फिर अपने फोन से इसकी वीडियो बना? मेरे ख्याल में पहले तो जाहिर बात है दोस्तों को बताते कि देखो मैं यहाँ पे हूँ, तुम पाकिस्तान में। हम लोग एडिक्ट्स बन चुके हैं फोन इस्तेमाल करते हैं। हम एंजॉय नहीं करते, प्रेजेंट मोमेंट में रहना पसंद नहीं करते, हमें फौरन से अपना फोन निकालने हैं। लेकिन चीन इसमें बहुत आगे है ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर। एंड आई ऑलवेज अमेज कि हम जब इतनी बड़ी बड़ी तकारीब करते हैं, जैसे PSL की ओपनिंग सेरेमनी होती है, तो हमें भी ड्रोन्स का इस्तेमाल जरा थोड़ा करना चाहिए, दुनिया को पता चले कि हम भी कर सकते हैं। आप अपना ये ड्रोन जो है वो जरा भेज दीजिए। एक से क्या होगा, एक से कुछ नहीं होगा। खैर आगे चलते हैं। अब हम क्या मौसम की बात करें? मौसम के बारे में जरा मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल मैं आपको बताऊं कि बारिश नहीं होने जा रही। कल भी सरदार साहब ने हमें बताया था और आज फिर मैंने खबर जब उनको फॉलो किया तो बारिश का इम्कान नहीं है भाई, लेकिन सर्दी किसे कहते हैं ना, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आप टेम्परेचर बताइए, मेरे ख्याल में पहले टेम्परेचर जान लेते हैं, फिर थोड़ा इन जनरल बात। दुआ जो है ना हमारी यही है कि बारिश हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि आपको पता है कि इम्यूनिटी के लिए अच्छा नहीं होता। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद की, जहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। लाहौर में रहेगा कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची रोशनियों का शहर, यहाँ पर कम से कम रहेगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर में कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। और कोयटा में कम से कम -4 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मैंने कल याद कर रही थी कि वो यहाँ पर भी हो सकता है, मनफी में जा सकता है। लेकिन रात को मैं वैसे चेक किया, मैं वो माइनस के चक्कर में था। सो वांट के माइनस को मैं स्क्रीनशॉट तो लूँ कि इस्लामाबाद माइनस में, लेकिन था नहीं। 9 डिग्री चल रहा था। और कल कराची में कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में से कम इससे पहले 10 भी हुआ है और कल की प्रेडिक्शन के मुताबिक कम भी हो सकता है, चूँकि तुर्बत वगैरह जो बलोचिस्तान के इलाके हैं वहाँ पर शदीद सर्दी और खुश्क सर्दी पड़ रही है। फिल वक्त दिसंबर बिल्कुल ड्राई बताया जा रहा है। सो जनवरी में भी थोड़ी बारिश हो जाए। हमने खैर इन सब मौजूदात पर बात करते रहना है, आपको बताते रहना है। हमारा काम है ये आपका दिन प्लान करने के लिए आपको हेल्प और अपडेट के बारे में हमने लाजमी नहीं, हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे शाम में जो इस वक्त सिचुएशन है उसके बारे में, और वहां पर जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं उसके लिए पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक वंस अगेन। अभी हम बात कर लेते हैं सबसे बर्निंग इशू इस वक्त जो इंटरनेशनल एरिना से खबर आ रही है वो सीरिया शाम के हवाले से है। ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ पे ये है कि वहाँ पे फंसे पाकिस्तानियों को लबनान के ज़रिए वापस लाने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक अहम तकरीब के दौरान खिताब करते हुए ये बात की कि उनका रब्ता लेबनीज़ प्राइम मिनिस्टर से हुआ है, जिसमें उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इसमें हेल्प करें, जिस पर उन्होंने कहा कि तमाम के तमाम जो पाकिस्तानी हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 600 बताई जा रही है, 600 के करीब बताई जा रही है, सबको वीज़ाज इशू किए जाएंगे और वो बरास्ता लबनान पाकिस्तान आ सकेंगे। दिस इज़ द रीसेंट ऑन दैट। और विद दैट हम जो सीरिया की करंट सिचुएशन इस पर भी हम बात करेंगे और मिडल ईस्ट का इसके ऊपर क्या असर है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म जो है, जैसे कि इमरान ने कहा, उन्होंने कह दिया है कि हम बिल्कुल ताउन करेंगे। अब वहाँ पर जो मौजूद पाकिस्तानी हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ रहा है और खाने पीने की अशिया जो है उसका भी सामना करना पड़ा। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो इसके अंदर किस तरह से उनकी हेल्प कर सकती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाम में साबिक सफ़ीर रह चुके हैं सईद मोहम्मद खान साहब। उन्होंने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं इस बारे में। सईद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि पाकिस्तानी जो इस वक्त फंसे हुए हैं शाम के अंदर, पाकिस्तानी हुकूमत किस तरह से उनकी हेल्प कर सकती है? कोशिशें पूरी की जा रही हैं, लेकिन आपके नज़दीक पहला स्टेप क्या होना चाहिए वहाँ उनको निकालने के लिए एज सून एज पॉसिबल? मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान एम्बेसी ने ऑलरेडी स्टेप्स ले लिए हैं जो हमारे ज़ायरीन हैं उनका वहाँ से इनखला करने के लिए।
अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस वक्त सीरिया के सारे रनवेज बंद हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान यहाँ से जहाज़ नहीं भेज सकती उनको इवैक्यूएट करने के लिए। सिमिलरली लबनान में भी क्योंकि हालात इतने ठीक नहीं है और एक तरीके से एयर एम्बार्गो लगा हुआ है उधर, तो वहाँ भी नहीं भेजा जा सकता कोई जहाज़ ताकि हमारे यानी एक्स जो ज़ायरीन गए हुए हैं उनका वहाँ से इनखला हो सके। सो इस वक्त जो रास्ता चुना गया है आई थिंक वो सबसे मुनासिब है, और वो ये है कि दमिश्क जो है वो लेबनीज़ बॉर्डर से तकरीबन 125 किलोमीटर दूर है। ठीक है, वहाँ अगर कोई 2 से ढाई घंटे लगते हैं आपको बाय रोड ट्रैवल करने के लिए टू दैट। तो ऑलरेडी मेरी आज सुबह भी बात हुई है सीरिया में और लबनान दोनों में, दोनों एम्बेसडर्स से भी बात हुई है सर। सो वो ऑलरेडी बहुत एम्बेसीज़, दोनों एम्बेसीज़ बहुत एफिशिएंटली काम कर रही हैं, और उन्होंने इन बैजेस ज़ायरीन को और जो पाकिस्तानी उधर हैं एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यानी कि अगर हम वहाँ पाकिस्तानियों की डिस्ट्रीब्यूशन करें तो एक तो हमारे ज़ायरीन हैं जो बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं, दूसरे जो है वो हम वहाँ एक पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल रन करते हैं। वहाँ हमारे टीचर्स हैं और उनसे मुंसलिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं वो हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, और तीसरे वो हैं जो ओवर दी 77 ईयर्स वो लोग जाते रहे हैं, उन्होंने वहाँ शादियाँ कर ली हैं, और वो ऑल्दो पाकिस्तानीज़ हैं लेकिन दे आर सेटल्ड इन सीरिया। सो ये 3 कैटेगरीज़ हैं जिनको मूव करने। सो मेरे नज़दीक जो सबसे इम्पोर्टेंट था, सबसे पहले हमारे जो टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था जो एम्बेसी के साथ मुंसलिक है उसको निकालें, फिर ज़ायरीन को निकालें, और उसके बाद फिर यू माइट बी फॉलोइंग द सिचुएशन जिस वक्त चल रही है। कुछ खतरे की बात है वहाँ पे उन पाकिस्तानियों के लिए जो मौजूद है, अदर देन कि उनके पास पैसे नहीं है या खुराक कम हो रही है, इसके अलावा कोई और खतरा मौजूद है उनके लिए जंग की हालात? क्योंकि एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, नो इस वक्त कोई आप कहें कि इन कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। सो उसकी वजह से डर और खौफ बहुत ज़्यादा है हर एक के दिल में, ठीक है ना। लेकिन जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि जो HTS के बंदे हैं जिन्होंने दमिश्क के ऊपर कब्जा किया है, वो बहुत सेंसिबली और बहुत मैच्योरली बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने एमनेस्टीज दे दी हैं, उन्होंने कत्लो गारत नहीं किया, उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर कब्जा नहीं किया, फौज के लिए माफ़ी का ऐलान। हाँ, वही मैं एमनेस्टी उनको दे दी है। और दूसरा ये है कि कल शाम को एक बड़ा स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हो गई है फ्रॉम द ओल्ड गवर्नमेंट टू द न्यू गवर्नमेंट। तो इस वजह से मेरे ख्याल में सिचुएशन अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर क्लियर इस सेंस में होगी कि क्या सीरिया इसी शक्ल में रहेगा जिस तरह हम सीरिया को देखने के आदी हैं, या जो दूसरे एक्टर्स हैं जो मेन एक्टर्स हैं उस एरिया में वो क्या सीरिया को तोड़ तो नहीं देंगे। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है क्योंकि ये एक खौफ है, ये सिचुएशन इन ग्रुप्स के अंदर भी कई ग्रुप्स हैं, वी नो दैट। जो पूरा सीरिया जो है, जब पिछली हुकूमत थी वो 75% ऑफ सीरिया के ऊपर काबिज थी, लेकिन नॉर्थ में साउथ में द फैक्शंस थे, ठीक है ना। सो अब ये है कि कहीं वो फैक्शंस इंडिपेंडेंस तो नहीं डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन सही साहब ये हुआ क्या अचानक? 2 दहाइयों से तवील बशार उल असद का ये जो टाइम रहा है, इसको अचानक से ये कैसे ख़त्म हो गया? 11 दिन कहा जा रहा है, 11 से 15 दिन के अंदर ख़त्म हो गया। जी, एक्चुअली ऐसा नहीं है, यानी कि हम लोगों को क्योंकि हमारा इंटरेस्ट एकदम जागा है सीरिया में, तो शायद हमें इस तरह फील हो रहा है, लेकिन जो डिटेरियोरेशन थी वो पिछले 17-18 साल से चल रही थी। जो सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ है सीरिया के ऊपर, वो जो इंटरनेशनल सैंक्शंस लगी थी उसके ऊपर, उसकी वजह से वो बिल्कुल कट ऑफ हो गए थे। ना कोई रोड लिंक था उनका किसी कंट्री के साथ एक्सेप्ट लेबनान एंड अमान, जॉर्डन के साथ, ना क्या कहते हैं कोई सी लिंक था, और ना ही कोई एयर लिंक था। पाकिस्तान ने 2021 में बहुत एक डेयरिंग और एक बहुत अच्छा स्टेप लिया था कि हमने कोई 17-18 साल के बाद एक एयर लिंक बिटवीन पाकिस्तान एंड सीरिया कायम किया था, ठीक है ना। सो जो सीरियंस थे वो ओवरऑल जो थे ना वो ज़रा काफ़ी डिस्टर्ब थे, क्योंकि सीरिया की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, वो हिस्टोरिकली बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं मिडल ईस्ट में और अरब वर्ल्ड के अंदर। सो इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से वहाँ आइसोलेशन बहुत हो गई थी और लोग जनरली अपसेट थे। इन पैरेलल यूरोपियन यूनियन के ऑस्पिसेस के नीचे एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी भी बनी हुई थी जिसको
मिस्टर अहमद कुसबरी लीड कर रहे थे सीरियन गवर्नमेंट की साइड से, और उस साइड से डिफरेंट प्लेयर्स थे, जैसे अमेरिकन थे, फ्रेंच थे, इटालियंस थे और EU वाले थे। और उन लोगों ने क्या कहते हैं, ये भी एक डिस्कशन हो रही थी कि क्या कहते हैं कि क्या अगर बशर अल असद पावर हैंडओवर कर दें तो क्या सीरिया को दोबारा मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है या नहीं। तो जिस आसानी से मूवमेंट हुई है, ठीक है ना, तो क्योंकि अगर आप बाय रोड भी ट्रैवल करें ना तो बिटवीन अलेप्पो एंड डेमस्कस जी वो कहा जाता है कि 10 से 11 घंटे की ड्राइव है। काबुल फॉल नहीं हुआ इतना जल्दी नहीं हुआ। अच्छा, इससे पहले कल हमने देखा हाफिजुल असद जो इनके फादर थे, उनकी भी एक हिस्ट्री रही है, द अटैक ही यूज्ड टू मेक ऑन डिफरेंट सिटीज, वो बगावत का जो सारा मसला रहा, thousands of people were killed at that time, और एक हिस्ट्री है असद फैमिली की। इस लेगेसी को देखते हुए द काइंड ऑफ फेथ ही हैड इन हिज फोर्सेस, जिसके बारे में कहा जाता है कि लाख सवा लाख फोर्सेस थी और अब तो शायद 10-15 हज़ार खाली उनके अपने मुहाफ़िज़ीन थे जिनके लिए माफ़ी का भी ऐलान किया गया है। सो बेसिक वीकनेस कहाँ से स्टार्ट हुई? क्या ये वही बेसिक फैक्टर था कि 15% 75% पे हुक्मरानी कर रहे थे, जो एक सेक्टेरियन इशू था जिसकी वजह से ये सारी बगावत उठी और ये सब कुछ हुआ, या इसमें अब चूंकि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी बहरहाल बहुत हद तक, या एक पिक्चर चलें, कॉन्स्पिरेसी वर्ड यूज़ ना भी करें, एक पिक्चर सामने आ रही है जैसे गोलान की पहाड़ियों के ऊपर इजराइलियन एडवांसमेंट है, उसको देखते हुए ये ओवरऑल पिक्चर क्या बन रही है अब आपके ख्याल में मिडिल ईस्ट की और खासतौर पर सीरिया की? पहली बात तो ये कि ये ख्वाहिश इंटरनेशनल प्लेयर्स की थी कि सीरिया और इराक दोनों के अंदर फ़िरका वारियत की बेसिस के ऊपर जंग की जाए, क्योंकि जिस तरह आपने हाईलाइट किया कि सीरिया इज़ प्रीडोमिनेंटली अ सुन्नी सोसाइटी बट लेड बाय अ शिया क्लैन, ठीक है ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ जंग इस बेसिस के ऊपर नहीं लड़ी गई, ठीक है ना, और ना ही वो सोसाइटी जो है वो फ़िरका वारियत के ऊपर उतरी, ठीक है ना। जो वहाँ मेरे ख्याल में जो मेन रीज़न थी ऑफ द डिबेकल वाज दैट 17-18 साल या 2011 से लेके आप कह देंगे फॉर 13 इयर्स जो है क्या कहते हैं सीरिया के अंदर लोगों को बहुत तकलीफ थी, ना सैंक्शंस की वजह से, ना फ्यूल था, ना इलेक्ट्रिसिटी थी, क्योंकि ये पूरे अरब वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है डीजल से, और डीजल आपको चाहिए होता है। सो जब डीजल नहीं था, पेट्रोल नहीं था, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, रोजगार नहीं था, खाने पीने की अशिया की प्रॉब्लम थी। जो बहुत सारे सीरियंस जो एक्सपर्ट्स जो बाहर गए हुए थे वो अपनी फैमिलीज को पैसे भेजना चाहते थे, वो इंटरनेशनल इकोनॉमी वाज द बेसिक। मेरे पास टाइम कम है, मैं क्विकली आपसे भी जानना चाहता हूँ, हमने देखा जब लिबिया फॉल हुआ या इराक के अंदर जब जंग लगी तो उन ममालिक की शक्ल बदल गई, उससे पहले दुनिया में भी और मिडिल ईस्ट के अंदर भी ममालिक का बड़ा रोल था और डिफरेंट रोल था। अब शायद वो वहाँ स्टैंड नहीं करते, इकोनॉमी भी वैसी नहीं है। क्या सीरिया भी आने वाले वक्त में हमें ऐसा ही नज़र आएगा? और ये जो इजराइलियन इन्वेस्टमेंट है ख़ास तौर पे, इसके ऊपर आपका क्या टेक है? चूँकि इसे कंडेम किया है सभी ममालिक ने, सऊदी अरब ने इन पर्टिकुलर, इस पर आपका क्या टेक है? मेरी भी आपकी तरह यही ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला जो है सीरिया को उसी तरह रखे जिस तरह हम सीरिया को देखने के आदी हैं। लेकिन एक तो देखें साउथ से इजराइल इंग्रेस कर रहे हैं, ऊपर से क्या कहते हैं, अगर आप नॉर्थ में देखें तो जो इस्लामिक स्टेट है और जो सीरियन नेशनल आर्मी है जो कुर्दों के खिलाफ लड़ रही है, उन्होंने भी अपनी अपनी वो कर लिया है। सो ऊपर टर्की ने भी अटैक किया है, यूएस ने भी अटैक किया है और इजराइल ने भी अटैक किया है। सो कल की तारीख में 3 मेजर जो प्लेयर्स थे उन तीनों ने सीरिया पे अटैक किया। एक प्लेयर रशिया भी तो है, वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? जो रशिया है ना, वो सेंट्रल सीरिया के अंदर 2 उनकी पोर्ट्स हैं, तारतूस और लताकिया, उनको वो होल्ड करते हैं। दैट वाज जो आप कहेंगे ईस्टर्न जो फोर्सेस थी उनके जो एक वाहिद कनेक्शन था सीरिया के साथ सामान लाने या ले जाने का, ये 2 पोर्ट्स थी। सो आप ये देखें कि जो हैरानी की बात है जिससे हमें समझ में भी आएगी चीज कि HTS ने इन दोनों पोर्ट्स के ऊपर उस तरफ गई नहीं। थैंक यू सो मच खान साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त कम है इसलिए ज़रा यहाँ पे रुकना पड़ेगा, लेकिन आई होप कि बड़े कम वक्त के अंदर हमने इस टॉपिक के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव बात करने की कोशिश की। फर्दर डेवलपमेंट्स हो रही है, इस पर इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करते रहेंगे। फर्दर इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह वापस आते हैं।
वेलकम बैक वंस अगेन। अब हम कुछ बात कर लेते हैं मुल्क की सियासत के बारे में। आपको पता है सियासत के बगैर हमारा ये शो भी अधूरा होता है और हमारी आजकल ज़िंदगी भी अधूरी हो चुकी है अगर सियासत के ऊपर बात ना हो तो अपडेट आपको देते हैं कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब जो है उन्होंने कहा है कि पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन अगर मुतालबात नहीं माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। एक मरतबा फिर से पीटीआई सिविल नाफरमानी की बात कर रही है। इससे पहले जो इत्तलात आ रही थी उसके मुताबिक 2 मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखे हैं। एक तो उन्होंने कमेटी बना दी है मुज़ाकरात के लिए, दूसरा उन्होंने 2 मुतालबात रखे हैं कि जो उनके कारकुन गिरफ्तार किए गए हैं और जिनके ऊपर मुकदमात चल रहे हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। दूसरा ये कि 9 मई और 26 नवंबर को जो सिचुएशन थी इस्लामाबाद के अंदर उस पर उन्होंने जुडिशियल कमीशन बनाने का मुताबिक। मेरे ज़हन में वैसे एक जुमला आ रहा था कि अस्करी नाफरमानी 9 मई को की थी, अब सिविल नाफरमानी की तरफ पीटीआई जा रही है। और दूसरी जानिब इत्तलात ये भी है कि पटियाला जेल में जो बानी तहरीक इंसाफ है फैमिली और पार्टी रहनुमाओं के दरमियान 24 नवंबर के एहतजाज पर एक तकरार रिपोर्ट हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स ही आ रही हैं कि बानी तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी जो उनकी अहलियाँ हैं, अलीमा जो उनकी सिस्टर हैं, और फैसल चौधरी, बैरिस्टर गौहर ये उनकी पार्टी में इमरान और वकला हैं, और मिशाल यूसुफ जई जो कि तर्जुमान हैं बुशरा बीबी की, उनके हवाले से कि तोशा खाना 2 केस की समाअत के दौरान जो एहतजाज का मामला था इस पर मुतज़ाद बहस हुई है। बुशरा बीबी ने एहतजाज के हवाले से जो बानी तहरीक इंसाफ है उनको ब्रीफ किया। उनकी ब्रीफिंग के बाद कमरा अदालत के अंदर एक मुबाहिसे का आगाज़ हुआ। बुशरा बीबी ने उनको बताया कि एहतजाज के लिए पंजाब से कोई नहीं निकला। इस पर बैरिस्टर गौहर ने मुदाखलत करते हुए कहा कि पंजाब के 5000 लोग गिरफ्तार हैं। उन्होंने पंजाब में पार्टी पर क्रैकडाउन और गिरफ्तारियों का बानी तहरीक इंसाफ को बताया। इसी दौरान जो अलीमा खान थी उन्होंने फिर इंटरवीन किया। उन्होंने वकील फैसल चौधरी से सवाल किया कि इमरान खान को अखबारात और दीगर सहूलियात क्यों नहीं दी जाती। इस पर उन्होंने कहा कि मैं जो कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, मुझे आपके बीच में ला रही है। सो जो पार्टी अहदेदारान है वो अदालत क्यों नहीं जाते, इस पर फैसल चौधरी ने सवाल किया। अब इस वक्त हमने सोचा कि हम जरा इस पर बात कर लें और डिटेल में डिस्कस कर लें कि क्या सूरत हाल है, भाई हो क्या रहा है। अच्छा, बैरिस्टर अकील ने इस बारे में कुछ एक कमेंट दिया, एक स्टेटमेंट दिया, वो जरा सुन लेते हैं क्या कहते हैं। चले सुन के फिर हम इस पे पीटीआई का मौक़िफ़ लें। बारहा दफ़ा हमने मुज़ाकरात की पेशकश की है, तो अब हम ये नहीं हो सकता कि हम इससे पीछे हट जाएं। हमारी तरफ से भी एक कमेटी की फॉर्मेशन है और बिल्कुल हम एंगेज करेंगे इनके साथ। अगर आप समझते हैं कि आप कि कोई ऐसे लोग हैं जो आप समझते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनकी लिस्ट तैयार करें। हमारे इत्तेहादियों से भी बातचीत चल रही है और उनसे भी जब हम बातचीत करेंगे और जो मामला आगे बढ़ेगा तो उनसे भी हमारी कोशिश होगी कि अक्रॉस द बोर्ड जो है वो हम अपनी जो हुकूमत में है जमातें, पार्टी भी इसमें किरदार अदा कर। जी बिल्कुल, और उनको करना भी चाहिए। तो फैसला आपका में बैरिस्टर अकील की जानिब से ये बात की गई है। वो कहते हैं कि हम तो तैयार ही हैं मुज़ाकरात करने के लिए। पीटीआई जो है वो सीरियसनेस शो नहीं करती, लेकिन इस मरतबा जो है वो लग रहा है कि पीटीआई काफ़ी सीरियस है। कमेटी भी उन्होंने बना दी है। बात कर लेते हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीटीआई की हालत सीरियस है। अहमद उवैस साहब हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि हालत सीरियस है या नहीं। उवैस साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। इस मरतबा तो वाकई में लग रहा है कि पीटीआई को फाइनली ये ख्याल आ गया कि हमें करने ही चाहिए, मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं है। आपको हुकूमत की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है अभी तक? देखिए, ये शुरू से ऐसा था, ये अब एक्सपोज हो गए हैं। पहले ये बहाना करते रहे, देखो जी हमसे तो बात नहीं करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं और वो यूं है और ये ऐसे है। अब जब इन्होंने कहा कि हमने टीम बना दी है, 5 रुकनी एक कमेटी, एक टीम फॉर्म हो गई है हेडेड बाय उमर अयूब साहब, और ये कमेटी जो है ये बात करेगी हमारी ये कंडीशंस हैं, ये हमारे एजेंडे के ऊपर जो हमारी डिमांड्स हैं वो भी उन्होंने बता दी उनको, और अब वो लैतो लाल कर रहे हैं क्योंकि ये दे नेवर वांटेड एनी सेटलमेंट, कोई नेगोशिएशन नहीं चाहते हैं। ये करप्ट हुकूमत है और ये सिर्फ एक सहारे के ऊपर बैठी हुई है। ये कभी मुज़ाकरात नहीं होने देंगे, लेकिन अच्छा किया कि पीटीआई ने ये बात खुल के सामने कर दी है और उन्होंने कहा कि हमारी टीम भी तैयार है और हम। लेकिन कहीं ना कहीं एक तो वैसा नहीं लगता कि वो जिस सहारे की आप बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी का रवैया उस सहारे को तक़वियत दे देता है। हर कुछ अरसे के बाद आपका एक अधूरा एहतजाज, एक तो ये हमें ऐसा लगता है। दूसरा जो सिविल नाफरमानी का इतना बड़ा एक टास्क है, इतनी बड़ी तहरीक है, सिविल नाफरमानी, सिविल डिसोबीडियंस इज समथिंग जो बिल्कुल आखिर में आती है जब कोई तहरीक पहुंच जाती है। तो एक तो इस बारे में हमें बताइए, सुना है कि आपकी पार्टी के अंदर इस पर भी इख्तलाफात मौजूद हैं। अब बड़ी तादाद रहनुमाओं की वंस अगेन इंटरनली कह रही है कि ये नहीं होना चाहिए, क्या ऐसा है? इस पर क्या अपडेट्स हैं? पर्सनली मेरा भी ख्याल है कि ये सिविल नाफरमानी जो है वो तहरीक इस वक्त इतनी मुनासिब नहीं है। अच्छा, पार्टी क्या फैसला करती है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे कि जो पॉपुलर डिसीजन ना हो और जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पाकिस्तान की
हायरार्की के ऊपर और बॉडी पॉलिटिक के ऊपर जो है वो पॉजिटिव ना हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये फैसला जो है शायद इसमें रिवाइज। अच्छा अहमद साहब, आपने बता तो दिया कि आप भी नहीं चाहते कि ये सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है ये शुरू हो, और माजी में भी हमने देखा है कि पीटीआई की जानिब से ऐसा ऐलान हुआ था 2014 की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं था, कामयाबी नहीं मिली। बिल चलाए गए थे एग्जैक्टली वो कंटेनर के ऊपर चढ़कर। इस मरतबा आपको लगता है कि पार्टी को कोई फायदा हो सकता है या कामयाबी मिल सकती है इस तहरीक को? देखिए, क्वेश्चन ये है कि हमें इस तरह सोचना नहीं चाहिए कि पार्टी को क्या नुकसान होगा या फायदा होगा। हमारी जो है, मैं तो बीइंग नेशनलिस्ट मेरी हमेशा ये सोच रही है, और मैं समझता हूँ कि पार्टी की हाई कमांड का भी यही सोच है और होनी भी यही चाहिए कि किसी भी तहरीक से पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा या पाकिस्तान को कितना फायदा होगा। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के आइन की बड़ी खुल्ला खिलाफ वर्जी है। एक तो जो तरमीम बनी है वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बनाई गई है, जिसमें केपीके का कोई रोल ही नहीं है, जबकि चारों सूबों ने मिलकर ये आइन बनाया था। और सेनेट में इसीलिए इक्वालिटी है सबके मेंबर्स की, और यहाँ भी मेंबरशिप भी मुकम्मल नहीं हुई और आपने इतनी बड़ी अमेंडमेंट कर ली है, इसका मतलब है उनकी पार्टिसिपेशन नहीं हुई। अच्छा, तो ये बहुत एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। ठीक है, चले इन द एंड जरा वो क्विकली एक खबर आई है तो हमने कहा आपकी मौजूदगी से फायदा उठाती। जो तकरार की खबरें आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के दरमियान तकरार हुई है, कोई अनयूजुअल बात नहीं है, लेकिन उसका कंटेंट बड़ा अनयूजुअल है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी डिवाइड है। बैरिस्टर गौहर, फैसल चौधरी, अलीमा खान, बुशरा बीबी, एंड देन अब नया कैरेक्टर मिशाल यूसुफजई भी इसके अंदर है, एंड देन तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है। इस तकरार के बारे में क्या कोई अपडेट्स है? ये ठीक है, ऑफिशियल है वैसा? देखिए, तकरार कोई नहीं बात सी। जब आपने किसी नतीजे पे पहुंचना है, आप किसी इशू पे डिस्कस करते हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखा जाता है, हर एस्पेक्ट को गौर किया जाता है। कोई किसी बात से एग्री करता है, कोई किसी उसका एस्पेक्ट जो है वो याद दिलाता है कि इसमें ये नुकसान हो सकता है, ये फायदा हो सकता है, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे। तो ये डिस्कशन का एक तरीकेकार है कि अगर आप बगैर डिस्कशन के, कॉन्फ्रेंस के बगैर अगर आप कोई एक्ट कर लेंगे और फैसला कर लेंगे तो उसमें बहुत सारे झोल होंगे जो बाद में नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, और बाद में ये महसूस किया जाएगा कि हमने ये चीजें क्यों नहीं सोची। तो पहले सोचना, पहले डेलिब्रेट करना, पहले एग्री और डिसएग्री करके एक नतीजे पे पहुंचना, एक कंसेंसस को बिल्ड करके फिर को फैसला लेना, यही जमहूरियत का आपने भी है और ये अंदाज है। वैसे आपने तस्दीक या तरदीद तो नहीं की, लेकिन आपकी मुस्कुराहट हमें बहुत कुछ बता गई है इस सवाल के जवाब की शुरू में। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ वैसा दे रहे थे, क्या है उन्होंने बताया, उन्होंने कहा पार्टी के अंदर तकरार होती रहती है, तो हमने भी रिपोर्ट किया है कि हुई है। आई एम वेरी ग्लैड कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा की जानिब से ये कहा गया कि मुज़ाकरात होने चाहिए। अच्छा, तहरीक इंसाफ की अदरवाइज ये हमेशा भागते हैं। एक अच्छी बात मैं करूँ, एक अच्छी बात भी करते जाएं, वो ये है कि अगर तकरार हुई भी है तो कम से कम चेयरमैन के सामने जो उनके वर्कर्स हैं या लोग हैं उनको बोलने का राइट है। ये भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे यहाँ तो पार्टी लीडरशिप के सामने बोलने का भी राइट नहीं दिया जाता, बस जो फैसला लीडर ने कर दिया बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। इसी नोट पे एक ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ चाय शाय की बात करेंगे, नाश्ते की बात करेंगे, बातें ही कीजिएगा आप, ब्रेक के बाद। जी, सुबह से आगे मैं आपको एक मर्तबा फिर से कहेंगे खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले वादा किया था, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। आपको हमें नाश्ता कराना पड़ेगा, लेकिन वर्चुअल होगा, माफ कर दीजिएगा। जगह बता देंगे, कर खुद लीजिएगा। हमें कराना पड़ेगा, हमें कराना पड़ेगा। ये म्यूचुअल है क्योंकि दोनों ही सिर्फ देख सकते हैं हम भी और आप भी। आपको कराची लेकर जाते हैं। मुख्तलिफ नाश्ते हमारे पास। विल स्टार्ट विद कराची फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्वियसली मदर ऑफ ऑल सिटीज आई कॉल इट। कराची में चाय की डिमांड में रिपोर्टेडली इजाफा हो गया। होटल मालिकान कहते हैं, एक सेकंड रुक जाए, सर्द मौसम का लिखा हुआ है ना कि सर्द मौसम आते ही चाय की डिमांड में इजाफा हो गया। ऑल द टाइम कराची में 12 महीने चाय हर वक्त चाहिए। चाय पराठा अंडा चलता है, सख्त गर्मी हो चाय तो चाहिए होती है। अब आप बता दीजिए क्या बता रहे थे। अंडा पराठा चाय दूध पत्ती सबको चलता है, लेकिन नाश्ते में क्या स्पेसिफिक है, इस पे हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, और वो रिपोर्ट तैयार की है हमारे दोस्त साजिद अवान साहब ने। जरा देखिए रिपोर्ट में क्या है। कराची में सुबह हो या शाम या हो रात का वक्त, कहवा खानों की रौनक मान नहीं पड़ती।
सुबह के वक्त शहरी नाश्ते में अंडा पराठा खाना पसंद करते हैं। पराठे और अंडे की मुख्तलिफ इकसाम दस्तयाब हैं। नाश्ते में लोग जो है ज़्यादातर अंडा पराठा खाते हैं, समझ रहे, चिकन पराठा भी खाते हैं, सादा पराठा भी खाते हैं, ऑमलेट भी खाते हैं। ज़्यादातर हाफ फ्राई चलता है हमारे पास जो है पराठा भी खूबसूरत है, लच्छे वाला, घी वाला। हाफ फ्राई, एक पुल फ्राई है, एक ऑमलेट है, एक पिज़्ज़ा पराठा है, सादा पराठा है, लच्छा पराठा है, चिकन पराठा है, पिज़्ज़ा पराठा है, सब कुछ है हमारे पास। फिर चाय का दौर चलता है, जिसमें कराची वालों को कहवा और दूध पत्ती चाय खूब लुभाती है। सर्दियों के दिनों में दूध पत्ती चाय, यानी कि जैसे दूध पत्ती कड़क चाय चलती है, उनके साथ ग्रीन टी भी चलती है, ब्लैक सुलेमानी चाय भी चलती है। ज़्यादातर दूध पत्ती क्या पिया जाता है यहाँ पे। शहरी कहते हैं सर्दियों में दूध पत्ती चाय और अंडा पराठा खाने का मजा दुबाला हो जाता है। डिफरेंट है, जैसे कि कुछ लोग हलवा पूड़ी और चने पसंद करते हैं, कुछ जैसे हमारा ट्रेडिशनल कराची का अंडा पराठा है वो खाते हैं। चाहे यहाँ का एक ऐसा ट्रेडिशन है जो मेरे ख्याल में, अगर कराची की आबो हवा ही ऐसी है कि वहाँ पर आपको चाय के बिना आप रह नहीं सकते। मौसम सरमा की आमद के साथ ही दूध पत्ती चाय की डिमांड में इजाफा हो गया। कैमरामैन इमरान अनवर के हमरा साजिद अवान, हम न्यूज़ कराची। जी, लच्छा पराठा, उसके साथ वो अंडा जो बना के देते हैं ना, लच्छा पराठा, पिज़्ज़ा पराठा, चिकन पराठा, जैसे वो बता रहे थे वैसे बताए ना। अच्छा, बड़ी प्रैक्टिस कर लिया इन्होंने, ठीक है। लेकिन वो जो पराठे होते हैं ना, वो बहुत ही मजे के होते हैं। मैं क्योंकि रह के आई हूँ, ये भी रह के आए हैं, तो हमने वहाँ पे एंजॉय किया है। स्पेशली जो वो चाय होती है ना, कौन सी वो पठान के होटल की चाय जो होती है ना, अभी तो नहीं है ना हमारे पास। हमें देखा जा रहा है बहुत सारे। चलो जी, हमने देख के एंजॉय कर लिया। आई एम श्योर आपने भी देख के एंजॉय किया होगा। आपको फैसलाबाद लेके चलते हैं, वहाँ पर भी बड़े ऐसे नाश्ता पॉइंट्स हैं जहाँ पर शहरी मजे मजे के नाश्ते पर अपना हाथ जो है ना वो साफ करते हैं। कौन कौन से नाश्ते बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पर, ज़रा जान लेते हैं हमारे साथ जावेद अख्तर से। जावेद, बताइएगा कौन कौन से फेमस हैं फैसलाबाद के, और आपने नाश्ता किया है, एंजॉय किया नाश्ते को या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर जो अपने सकाफती रंगा रंगी और अपने खानों के जायकों की वजह से पाकिस्तान भर में जाना जाता है। फैसलाबाद में मौजूद मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट, जहाँ पे लोग जो है अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ जो है वो खाने का मज़ा लेने के लिए आते हैं, जिनमें वो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्डर कर रहे होते हैं। कुछ लोग जो है अपनी फैमिली के साथ हलवा पूरी का मज़ा ले रहे होते हैं, कुछ लोग जो है वो सिरी पाए, नान, चने और उसके अलावा लस्सी का जायका जो है उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होते हैं। बात की जाए अगर लोगों की, तो फैसलाबाद के शहरी जो हैं इनका नाश्ता जो है वो चाय के बगैर अधूरा समझा जाता है। तो फैसलाबाद की चाय भी बहुत मज़ेदार होती है। मैं अभी बात करूं अगर फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें जामिया चिश्तिया चौक है, मिलत चौक है, झाल है, सितियाना रोड है, उसके अलावा नाज़माबाद है, और उसके अलावा जो है जना कॉलोनी है, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे नाश्ता के पॉइंट बने हुए हैं। शहरी जो है अपनी अपनी फैमिली के साथ इन मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट पे आते हैं, जहाँ पर ये चाय के साथ पराठे को भी इंजॉय करते हैं, बल्कि साग के साथ जो है पराठे उसको भी इंजॉय किया जाता है। मैं इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ, यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो नाश्ते को इंजॉय करने के लिए आई हुई है। अगर बात की जाए ख़वातीन की, तो ख़वातीन का कहना है कि छुट्टी वाले दिन या किसी भी ऑफ डे में आकर अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे बैठ के नाश्ता करना ही सिर्फ मकसद नहीं होता, बल्कि खाने के जायके के साथ साथ आपस में बैठकर हंसी मजाक भी चलता रहता है, गपशप भी चलती रहती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। जी ठीक है जावेद, चीज़ें तो बहुत सारी हैं। सो अभी तक अंडा पराठा टॉप कर रहा है सारे मेन्यू के अंदर। जिस तरह निहारी पाए भूल गए, नहीं अभी जा रहे हैं ना, हौसला तो करें, अब आगे जाएंगे। निहारी हमने आगे खानी है। मैं बात कर रहा था कि जैसे मेन्यू के ऊपर मुख्तलिफ डिशेज होती है ना, वैसे हमारे शो के मेन्यू में मुख्तलिफ शहर है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। अब फैसलाबाद से चूंकि सियालकोट थोड़ा नज़दीक है, शहर इकबाल भी है, खेलों का भी शहर है, ज़रा आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। सो वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, लोग कैसे नाश्ता करें। सखावत हमारे साथ है। सखावत, बताइए सियालकोट के हवाले से क्या खिला रहे हैं आप हमें? आज बिल्कुल सियालकोट के शहरी भी घरों से बाहर नाश्ता करना पसंद करते हैं। अब तो मौसम में सरमा का आगाज हो चुका है और इस सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म पाए, निहारी, इस तरह की चीज़ें खाने को मिल जाएं तो सर्दी का मज़ा दोबारा हो जाता है। यहाँ मैं इस वक्त इमाम अली उल हक रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं नाश्ता पॉइंट पर शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आई हुई है और यहाँ बैठकर भी नाश्ता कर रहे हैं और अपनी फैमिलीज के लिए भी नाश्ता लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं। जी सर, बताइएगा नाश्ते में आज खास क्या मिल रहा है? सर अंडा चने हैं, छोटे पाए हैं, बड़े पाए हैं, निहारी बीफ की, मटन की, चिकन की, इसके अलावा भी माशाल्लाह और भी होने लगा, स्टार्ट करने लगे हैं। देसी मुर्गे सर वो देखें,
जी देखें जी, जितना कुछ इन्होंने बताया है इससे तो वैसे मुंह में सुनते ही पानी आ रहा है। शहरियों से भी बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि वो आज नाश्ते में क्या खाना पसंद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा आज नाश्ते में क्या खाया जा रहा है? वालेकुम अस्सलाम जी, नाश्ते में हम छोटे पाए, बड़े पाए, निहारी और चने जो है वो नान के साथ खा रहे हैं। सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं और सर्दियों की आमद है और गर्म खानों का हम जो है ना तो इंजॉय कर रहे हैं और सब दोस्त इकट्ठे हैं। जी देखा, आपने सुना कि शहरियों का ये कहना है कि यहाँ पर मिलने वाला जो नाश्ता है खास तौर पे निहारी है, छोटे पाए हैं, बड़े पाए हैं, इसके अलावा मुर्ग अंडा है, चने हैं और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर तैयार की जा रही हैं जो शहरी बड़े शौक से खाते हैं। और यहाँ का जो नाश्ता है वो खासा मशहूर है। शहरियों का ये कहना है कि सर्द मौसम में दोस्तों के साथ गर्मा गर्म नाश्ता खाने को मिल जाए तो मौसम का जो मजा है वो भी दोबारा। छोटे पाए बड़े पाए पे जितना आपका जोर रहा है ना, आई एम श्योर ये बहुत ही ज्यादा आपको पसंद है। और इनकी मुस्कुराहट, कितनी मानी खेज मुस्कुराहट है, क्या बात, फैसलाबादी वाइब आ रही है देसी नाश्तों का जिक्र करते हुए। और जो साहब खा रहे थे, क्या बात है, क्या बात है, सियालकोटी वाइब नहीं आ रही थी? सियालकोटी वाइब आ रही थी। तो जबरदस्त बात है जी, बहुत मजा आया हमें देख के और आई होप कि आपको भी देख के मजा आया होगा। पॉइंट्स हमने आपको बता दिए, जाके आप एंजॉय कर सकते हैं। हम एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे पास पूरा एक मेन्यू है, लेकिन वो खबरों और बातों से पेट भरिएगा अपना, बातों से क्या करें फिलहाल। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आगाज करेंगे क्रिकेट से, चूंकि क्रिकेट हम देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, हम सब देखना चाहते हैं, चाहे हम हारें या जीतें। क्रिकेट से हमें प्यार है, टीम से कभी होता है कभी नहीं होता, टीम से हमारा लव हेट रिलेशनशिप है। हेट तो खैर थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है। पाकिस्तान और कुट्टी टाइप, हाँ यार, यू कैन कॉल इट हमारे बचपन वाला स्लैंग। बचपन और क्रिकेट का भी बहुत वैसे गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो पहला T20 मैच है वो आज खेला जा रहा है। 3 T20 मैचेस हमने खेलने हैं, 3 वनडे मैचेस हमने खेलने हैं, 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। डर्बन में बहरहाल जो खिलाड़ियों की प्रैक्टिस है वो शुरू हो गई है और पाकिस्तान इस वक्त फोकस कर रहा है तीनों शोबों के ऊपर, बॉलिंग है, बैटिंग है, फील्डिंग है। फील्डिंग के हवाले से वैसे आपको पता है साउथ अफ्रीकन जाने जाते हैं। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि जो साइकोलॉजिकल और दिमागी जो है ना सिचुएशन, उसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, थोड़ी सी टीम बिल्डिंग भी करनी चाहिए। वैसे तो रिजवान के आने के बाद जो सिचुएशन है थोड़ी सी बेहतर है, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस तरह के हैं नहीं, क्योंकि इस तरह की खबरें हम सुनते रहते हैं ना कि कुछ लॉबिंग्स हो रही हैं जिसकी वजह से टीम की परफॉर्मेंस खराब हो रही है। आई होप साउथ अफ्रीका के साथ जो है ना आप अच्छा खेलें आफ्टर जिम्बाब्वे, क्योंकि जिम्बाब्वे में हमें थोड़ा सा जो है ना झटका मिला था और झटके के बाद जो है ना हम ऑस्ट्रेलिया के साथ बनता भी है ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, अब साउथ अफ्रीका भी मतलब तगड़ी टीम है ना। जिम्बाब्वे से अगर हम एक वनडे हार के आए, एक T20 हार के आए और ऑस्ट्रेलिया से हम एक सीरीज पूरी हम हारे, एक सीरीज हम जीते भी बहरहाल वनडे की, लेकिन उसमें भी पहला मैच हमारे थे। सो हमें देखना होगा कि वो कौन सी हमारी वीकनेसेस हैं। कल हमारे साथ डॉक्टर नोमान जब मौजूद थे, क्रिकेट को समझते हैं बड़ा डीपली, उन्होंने कल वैसे कहा था कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ टीम सिलेक्शन से जो की गई है। खासतौर पर हमने जो बेंच स्ट्रेंथ आजमाने के चक्कर में अपनी टीम का एक मोमेंटम या एक टीम की गेम नहीं बनने दी ना, एक खास टीम की क्या कहना चाहिए, एक बॉन्डिंग होती है ना जो नहीं फॉर्मेशन नहीं बनने दी, तो वो हर्ट कर सकती है। बहरहाल वी स्टिल लुक फॉरवर्ड। रात 9 बजे टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग है, रात 9 बजे खबरनामे जब चलते हैं ना हम सबके, तो आप उस वक्त ये मैच देख पाएंगे। अब आपकी मर्जी है, खबरनामे देखिए, मैच देखिए। हमारी बेस्ट विशेस हैं रिजवान 11 के लिए जो आज खेलने जा रही है, आगा सलमान 11 के लिए कि वो अच्छे से परफॉर्म करें और अच्छे से रिजल्ट्स लाएं पाकिस्तान के लिए। वी ऑलवेज से कि खेलें अच्छा, अपना बेस्ट करें, जीतना या हारना तो दोनों में से एक नहीं होता। सो दैट्स नॉट अ थिंग। आई मीन अच्छा खेलें और अच्छा खेल के हमें दिखाएं। सो दिस इज व्हाट वी वांट। इस पे हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले मौजू पे बात करते हैं। और आपको पता है कि हम हमेशा कोई ना कोई ऐसे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते हैं जिसमें आपकी भी रहनुमाई हो सके, हमारी भी रहनुमाई हो सके। तो एक नई पेरेंटिंग टेक्निक है जिसके बारे में हमने बात करनी है, कैंगरू पेरेंटिंग। कैंगरू आपको पता है एक जानवर है, वो किस तरह से अपने पाउच में अपने बच्चे को लेकर फिरता है, इसी तरह की ये टेक्निक है। और उसमें कहा जाता है कि स्किन टू स्किन राब्ता जो होता है एक माँ और बच्चे या पेरेंट्स की बात कर लें, इन पर्टिकुलर माँ इन पर्टिकुलर हम ये बात कर सकते हैं, माँ और बच्चे के दरमियान स्किन टू स्किन जो राब्ता होता है और ज्यादा टाइम के लिए होता है, तो वो बच्चे के लिए, स्पेशली जो नौज़ायदा बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित होता है। इसके ऊपर हमने बात करनी है। बिल्कुल, इसके ऊपर बात करनी है। और जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि इट्स नॉट समथिंग स्पेसिफिक जो करती है, ऑलमोस्ट हर माँ बाप या माँ खास तौर पे किसी न किसी स्टेज पे अपने बच्चे के साथ ये करते हैं। लेकिन जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं, जो एक मुकर्रर वक्त से पहले जिनकी पैदाइश हो जाती है ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और उनकी सेहत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले
कर सकता है। एक तो इस टेक्निक को समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या है, कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल बेहतर हो सकता है, किस स्टेज पे करना चाहिए और बच्चे के लिए कितना हेल्पफुल है, कितनी देर तक करना चाहिए, इस सब पे हमने बात करनी है। हमारे साथ पेरेंटिंग एक्सपर्ट इरम बिनते सफिया मौजूद हैं, उनसे ज़रा हम रहनुमाई लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। वेलकम इरम, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग? Assalamu alaikum, jazakallah khair to both of you. Good morning. Alhamdulillah, I'm well. Thank you very much for joining us. Thank you. हमें थोड़ा सा एक तो हमें एक्सप्लेन कीजिए ये जो कैंगरू पेरेंटिंग की हम बात कर रहे हैं, व्हाट एक्चुअली दिस टेक्निक इज और कहाँ पे ज़्यादा सूटेबली काम करती है ये, खास तौर पे माँ और बच्चे के दरमियान। ये दो डॉक्टर्स थे 1970s में, इन्होंने कंबोडिया में जहाँ पे प्रीमेच्योर बेबी ज़्यादा हो रहे थे और बर्थ रेट ऑफ डेथ रेट ऑफ बेबी न्यू बेबी बॉर्न ज़्यादा था, वहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। आयशा ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है कि इट्स द सेम एज कीपिंग द बेबी क्लोज टू यू, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करते हैं। देन देयर इज अ डॉक्टर इन 1980s, ही स्टार्टेड दिस इन जिम्बाब्वे, अगेन सेम रीज़न की वजह से कि किस तरह से न्यूनेटल केयर यूनिट्स में आप छोटे प्रीमी बेबीज़ को उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकते हैं। वो उसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं, अगर आप चाहो तो मैं उसके बारे में बात कर सकती हूँ। अदरवाइज यू आस्क अ क्वेश्चन एंड देन आप स्टेप्स पे बात करें प्लीज, इसको एक्सप्लेन करें। चलें ठीक है, तो उसके ना जो 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं कि आप स्टार्ट अर्ली करते हो एज सून एज द बेबी इज बोर्न। यूजुअली ये होता है कि मदर्स को और फादर्स को भी कहा जाता है कि बेबी को सिर्फ हैट और सॉक्स पहना दिए जाते हैं और स्किन टू स्किन उसको रखा जाता है। उससे न सिर्फ मतलब कि एक ऑक्सीटोसिन जो एक हार्मोन है, गुड हेल्थी हार्मोन है, वो रिलीज होता है बेबी में, बल्कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी उसके ज़्यादा बेहतर वर्क करते हैं और उसको फीड बेहतर ले सकता है। उसके लिए आपको अर्ली स्टार्ट करना है। नंबर 2 आपको कंसिस्टेंट रहना है। नंबर 3 आपको फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, लाइक एज द बेबी ग्रोज उसकी नीड्स चेंज हो सकती हैं, राइट। और नंबर 4 आपको सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मैं कह रही थी जो स्टे एट होम मदर्स हैं शुरू के 5-6 महीने तो वो यही कर रही होती हैं, लेकिन दिस इज मोर स्पेसिफिक, इसका जो टर्म दिया गया है वो मोर स्पेसिफिक है to newborn premature babies, but it is equally important for the babies who are born on their time. सही, अगर हम इसको कंपेयर करें एक हेल्दी बेबी और एक प्री मेच्योर बेबी, दोनों के लिए ये मुफीद डेफिनेटली यही आप बता रही हैं, लेकिन ज़्यादा मुफीद हो सकता है प्री मेच्योर बेबीज़ के लिए, ये आप कह रही हैं? उनके लिए हाँ, उनके लिए ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अच्छा कितना वक्त जो है ना ये कैंगरू पेरेंटिंग की टेक्निक जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए पेरेंट्स को? Honestly, for the preemie babies, जब तक कि वो neonatal unit से बाहर नहीं आ जाते, until they're 6 months, they're able to, यानी कि वो जो अपना benchmark होता है बेबीज का उसको follow through नहीं करना शुरू कर देते। And I don't really think even normal deliveries में भी the parents let go of the child, ऐसा नहीं करते अच्छा बस ठीक है अब तुम healthy हो तो तुम साइड पे बैठ जाओ। You just want to cuddle and keep the baby close. और as long as you have support and आपकी रूटीन फ्लेक्सिबल है, लाइक फॉर अ वर्किंग वुमन, फॉर बोथ वर्किंग पेरेंट्स ये इतना कोई कंफर्टेबल नहीं होता, इस पे बहुत सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं, बट as soon as the baby is healthier you can start taking a step back. अच्छा, यूजुअली पाकिस्तान के अंदर या इंटरनेशनली जब एक बच्चा पैदा होता है उसके प्रोटोकॉल्स अलग अलग होते हैं माँ और बच्चे के दरमियान, या उसको पेरेंट्स के पास लाने के हवाले से। इवन पाकिस्तान में तो हम अलाउ भी नहीं करते, जो फादर होता है उसको अलाउ भी नहीं किया जाता कि वो वहाँ पे उस जगह पे मौजूद रहे। वेस्ट में इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है या डेवलप्ड ममालिक के अंदर। एक तो बीइंग कोच, आप इसको कैसे देखती हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होता है ओवरऑल बच्चे की हेल्थ के ऊपर या माँ के लिए हवाले से भी अगर बताना चाहें? तीनों आप पता नहीं आप लोगों ने अभी सोशल मीडिया पे देखा होगा, देयर वाज दिस रियली फेमस वीडियो ऑन इंस्टाग्राम रील कि ना अल्ट्रासाउंड हो रहा है और उसमें फादर बोल रहा है एंड द बेबी एक्चुअली इन द वूम ऑफ द मदर इज स्माइलिंग व्हेन द बेबी लिसन्स टू द फादर्स वॉइस। तो बच्चा इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू बोथ द पेरेंट्स इफ द बच्चा हैज बोथ द पेरेंट्स। तो ये है कि इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं मानती हूँ शर्म हया हमारे कल्चरल नॉर्म्स, they are there, I'm not going to challenge them. However, the mother, child and the father, and especially if the father is mentally and emotionally supportive and prepared and understands and learns, मैं यहाँ पे ज़रूर fathers के हक में एक बात करना चाहूँगी कि हम उनको खुद deliberately cut off रखते हैं end time तक, and then we expect कि इनको खुद से सारा कुछ आ जाना चाहिए। खुद से किसी को भी सारा कुछ नहीं आता। If they're involved in the learning process and especially if they show interest and the father's parents tell them कि this is something that you should show interest in and know about, then it's a very healthy thing. और बच्चे और पेरेंट्स का स्किन टू स्किन, चाहे बेबी प्रीमी है चाहे बेबी नॉर्मल है, जरूर 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 होना चाहिए।
होना चाहिए। अच्छा इरम, बहुत प्रोज भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं ना, कहा जाता है हर चीज़ के, तो इसके प्रोज तो हमने बात कर ली, क्या इसके कॉन्स भी हो सकते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर बच्चे को स्किन टू स्किन अपने साथ रखना, जैसे कि आप बता रही हैं कि ठीक है उसके फ़ायदे हैं, बट क्या बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस शो करना बच्चे को, उसकी इम्यूनिटी के ऊपर भी इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है? अच्छा हाँ, देखो when you use the term possessiveness तो उसका क्या मतलब है कि पेरेंट खुद अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं कर रहा। लाइक एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यू वुड वांट टू गो टेक अ शावर, आप चाहोगे कि आप थोड़ा सा सो जाओ, आप कोई और बच्चे का ख्याल रख लें, आप चाहोगे कि अगर आप सो रहे हो बच्चे को फीड कराने, कोई और बच्चे को अगर फीड करा सकता है तो इट्स अ गुड थिंग। अगर मार्केट जाना है, ग्रोसरी करनी है, तो वो तो खुद ब खुद एक नेचुरल प्रोसेस है कि थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगी, आई हैव बर्थ 3 children, आई विल से दिस दैट द फर्स्ट 6 months फॉर एनी न्यू पेरेंट्स, both fathers and mothers, especially if they're a single family unit and they don't have extended family to take care of the baby, बहुत overwhelming होता है। और फिर आपको routines और schedules बनाने पड़ते हैं जिसमें आप एक दूसरे को मतलब कि support कर सकें। Possessiveness, I haven't seen yet. अच्छा इरम, हमने ये तो बात कर ली कि एक पेरेंट जो है वो बच्चे के साथ स्किन टू स्किन करे तो उसका फ़ायदा बच्चे को होता है। क्या इसका फ़ायदा पेरेंट्स को भी हो सकता है? लाइक अगर हम स्पेसिफिकली मदर की बात करें, मदर को भी फ़ायदा हो सकता है, स्पेशली पोस्टपार्टम डिप्रेशन की अगर हम बात करें उसके अंदर? हाँ, that's a very good question, Aisha. Jazakallah khair for that. See, again, mother की mental health और उसको जो support health मिल रही है, that is very important. No mother wants to throw the baby away or does not want to see the baby, लेकिन again case to case कुछ mothers पहले ही birth से पहले ही इतने stressful environment में होती हैं कि they are not capable to take care of the baby, and sometimes after the birth सब कुछ perfect होता है, but after the birth postpartum hits and it's really bad. उसमें वो दे ही नहीं सकती, बहुत एक्सट्रीम केसेस की बात कर रही हूँ, या बहुत थोड़े पीरियड्स के लिए दे सकती हैं। उसमें फिर इर्द गिर्द वालों को चाहिए कि फिर वो मदर को सपोर्ट करें, एंड देन द स्किन टू स्किन डजंट हैव टू बी एग्जैक्टली विद द मदर ऑल द टाइम, इट कैन बी विद एनी अदर पर्सन टेकिंग केयर। लेकिन अगेन स्किन टू स्किन यूजुअली प्रीमी बेबीज के साथ ज़्यादा होता है, नॉट विद लाइक नॉर्मल हेल्थी बेबीज, उनके साथ ऑफ एंड ऑन बहुत हल्का फुल्का। अच्छा, ये जो पोस्टपार्टम फिनोमेनन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे पढ़े लिखे एरियाज़ के अंदर तो पाया जाता है, लोग समझते हैं इसको थोड़ा बहुत, लेकिन और वहाँ पे भी केयर कम ही करते हैं, समझते हैं बट केयर कम करते हैं। लेकिन जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, देयर इज़ मोर देन 70% ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे तो इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है आई बिलीव। और हर 1-1.5 साल के बाद जो यंग मदर्स होती हैं, यंग एज में लड़कियों की शादियाँ होती हैं, वो बच्चा भी पैदा करती हैं, एंड दे जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग। तो उनके बारे में क्या है, उनके बारे में इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक इरम जो आप मेंशन करना चाहें कि कैसे उनकी फैमिलीज़ को जो हमें देख रहे हैं रिएक्ट करना चाहिए, कैसे इस फिनोमिनन को समझें आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ? बहुत मुश्किल बात है, लेकिन वही बात है कि अगर आप बात कर रहे हो तो यू आर ब्रिंगिंग दिस टू the public's knowledge, and that's a great service. Jazakallah khair to both of you for this question. The thing is कि कुरान में लिखा हुआ है कि मतलब औरत की बॉडी या औरत जो है वो डिफरेंट है और शी नीड्स स्पेशल, यानी कि दिस इज़ नॉट फ्रॉम कुरान बट द अंडरस्टैंडिंग उलमा कराम जब ये सिखाते हैं, सो आवर दीन सपोर्ट्स इट, साइंस सपोर्ट्स इट। आज साइंटिफिक रिसर्च ओवर द ईयर्स कहती है कि वो जो बर्थ के बाद 40 डेज का रेस्ट है ना, जो हमारे कल्चर में नॉर्म है, जो कि हमें देना चाहिए, हम देते भी हैं कुछ जगहों पे जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी है, आप प्रिविलेज में हो, वहाँ पे मिलता भी है, दैट इज़ नेसेसरी फॉर द मदर। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि औरत को खुद देखें, कोई किसी के लिए आके कुछ नहीं करता जब तक कि आप खुद मुंह से नहीं बोलते हो कि मुझे अपना ख्याल इसलिए रखना ताकि मैं अगली नस्ल की बेहतरीन परवरिश कर सकूं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और आप अच्छे होंगे तो आप दूसरों के साथ भी अच्छा रख सकेंगे, कर सकेंगे, और उनकी परवरिश बेहतर कर सकेंगे। ये पहले खुद समझना है, फिर उसे खुद असर्ट करना है। नोबडी इज गोइंग टू कम एंड असर्ट दिस फॉर अस। Does that make sense? हमारे साथ इसमें कॉलर है एक नासिर अली फ्रॉम कराची। आपकी इजाज़त से ज़रा हम उनसे एक क्वेश्चन लेना चाहते हैं। नासिर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर योर कॉल। क्या क्वेश्चन है आपका? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? इमरान, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर योर कॉल। नासिर, क्या पूछना चाहेंगे आप? इमरान, मैं बात करनी थी, असल में मेरा एक स्पेशल बेबी है, 9 साल का हो गया है। उसका बिहेवियर जो है उसमें बहुत ज़्यादा, यानी कि बिल्कुल भी वो यानी कि एग्रेसिव किस्म का बिहेवियर है, किसी भी चीज़ को अपनी यानी कि पसंद के यानी कि खिलाफ हो तो उसको बिल्कुल भी बेयर नहीं करता। अच्छा, बहुत ज़्यादा हाँ नॉन बेयरेबल किस्म का उसका एग्रेसिव बिहेवियर है, यानी कि अक्सर बेशतर वो अपनी माँ के बाल
खींच के उसमें बाल यानी कि बाल तोड़ता है, बाल खाता है, मारता बहुत है, मुझे भी मारता है, अपनी माँ को भी, दादी को भी, जो भी यानी इसके नजदीक जाता है। उनका एक स्पेशल चाइल्ड है, 9 साल का है, बट बहुत एग्रेसिवली बिहेव करता है, बाल वाल खींचता है, मारता भी है उनको। उसके ऊपर आप क्या कहेंगी, क्या जवाब देना चाहेंगे उनको? ब्रदर नासिर के लिए सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको आपकी वाइफ को जज़ा दे फॉर टेकिंग केयर ऑफ अ स्पेशल नीड्स चाइल्ड। दूसरा ये कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस, एंड आई एम नॉट अ डॉक्टर और अ मेडिकल प्रोफेशनल, लेकिन आई हैव सीन पेरेंट्स डीलिंग विद सच यानी टेस्ट्स, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए बिहेवियरल चैलेंजेस इस तरह के सारी लाइफ के भी रह सकते हैं और काफ़ी लंबे अरसे तक भी रह सकते हैं, इट डिपेंड्स। सो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि प्लीज़ जो उस बिहेवियर को जानते हैं, समझते हैं, जो इन ऐसे बिहेवियर्स के साथ काम करते हैं, प्लीज़ उनके साथ अटैच्ड रहें। एंड इट्स अ वेरी स्लो एंड अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, एंड मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला make it easy for everyone who's going through this. कोई ऐसी टेक्निक आप बताना चाहें इस तरह के स्पेशल नीड्स चाइल्ड्स के लिए या उन पेरेंट्स के लिए कि जिसको वो करके थोड़ी सी आसानी कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी? आयशा, मैंने जैसे कहा आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल, तो मैं अगर कोई बात भी कहूँगी तो मैं नहीं चाहती कि जो ऑलरेडी इससे गुजर रहे हैं दे फाइंड इट एज इफ कि ओ इसने ये बात कही है तो फिर यही होगा, फिर जो मैं कर रही हूँ वो गलत होगा। लेकिन मैं आपको अपनी आसानी से, अपनी समझ से बता सकती हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको हेल्प लेने की, ऐसे लोगों की जो इस प्रोफेशनल फील्ड में हैं, जो इस तरह के बच्चों के साथ रोज़मर्रा बेसिस पे डील करते हैं, वो टेक्निक्स खुद सीखने की ज़रूरत है और फिर उनको आहिस्ता अप्लाई करने की ज़रूरत है। वी आर सो ग्लैड टू हैव यू। बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत अच्छे से बताया। इंशाल्लाह होती रहेगी ऑफ एंड ऑन डिफरेंट किसी और अच्छे से मौजू के ऊपर। आई होप जो लोग देख रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ इस हवाले से ज़रूर हेल्प हुआ होगा। जो हम कैंगरू पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, एक्चुअली इट्स अ स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट विद द बेबी, पर्टिकुलरली जो प्री मेच्योर बेबीज़ हैं उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और ये माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत बेहतर है, उसकी बेहतर ग्रोथ के लिए। और जो प्री मेच्योर बच्चा होने की वजह से अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उसको भी ये हेल्प करता है। तो हमने कहा इस पर ज़रा बात करें। अब हम क्विकली आगे बढ़ते हैं और अब हमने बात करनी है, बच्चे तो बाद में होते हैं, पहले शादियां होती हैं ऑब्वियसली, और अब बच्चे तो पालना महंगा हो ही रहा है, शादियां मजीद महंगी हो गई हैं। कुछ लोग खुश हो रहे होंगे कि अच्छा है महंगी होगी, करनी नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये सबसे ज्यादा खुश हो रहे थे। बहुत से लड़के ना वो शादियां करना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं क्या ये मतलब नहीं करनी हमने, तो वो महंगी होंगी तो अब वालिदैन को कहेंगे इतनी महंगी है क्या करेंगे करके। लेकिन बहुत से लोग हैं जो बेचारे तैयार बैठे हैं, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। इस वक्त जो शादी हाल एसोसिएशन है उसने FBR की जानिब से जो नया टैक्स लगाया गया है हॉल में तकरीबात के हवाले से, उसको आप जाहिर बात है वो लोगों से वसूल करने का फैसला किया है। जो भी आप तकरीबात करेंगे भाई उसमें 10% विद होल्डिंग टैक्स दिया जाएगा। आसानी करूं, अगर आप 20 लाख रुपए आपके वलीमे का बिल है ना तो आप 22 लाख बनेगा, 22 लाख दिया जाएगा। मतलब मजीद मुश्किल होने वाली है शादी, मजीद आपको जो है ना पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे दूल्हे भाइयों के लिए भी, और अगर लड़की के घर वालों के लिए भी बात कर लेना जिन्होंने सारा अरेंजमेंट करना होता है उनके लिए भी काफी परेशानी। पहले इस पर बात कर रहे थे, हमारे साथ मैरिज हॉल एसोसिएशन के सदर हैं राना रईस साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले यही सवाल कि ये जो नया टैक्स अब लागू हो गया है शादी हॉल्स के ऊपर, इस पर शादी हॉल एसोसिएशन का क्या टेक है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने प्रोग्राम में हमें और हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड जो इशू था उसमें आपने प्रोग्राम में लिया। देखिए, ये जो टैक्स लगा है इस वक्त हमारी इंडस्ट्री के ऊपर, मैरिज हॉल के ऊपर, ये कोई नया टैक्स नहीं है। ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 में और आज तक लगा हुआ है। लेकिन कोविड, ड्यूरिंग कोविड जो था 2 साल में इसको 2 साल के लिए इसको रिवोक किया था। ये 236 CB के नाम से है और ये ऑन मैरिज हॉल जो बुकिंग होती है, ऑन बुकिंग अमाउंट, उसके ऊपर फाइलर अगर होगा वो 10% है, नॉन फाइलर 20% है। अगर वो फाइलर होगा तो वो इसको एडजस्ट भी करा सकता है। जो ये फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का कोई मैरिज हॉल बुक कराया है, उसके ऊपर हम 10,000, अगर वो फाइलर है 10,000 रुपए से हम जो है विद होल्डिंग टैक्स लेंगे और FBR को हम जमा करा देंगे। हम कलेक्टेबल एजेंट है, हम कलेक्ट करेंगे और FBR के पास जमा करा देंगे। और अगर वो नॉन फाइलर है वो हम 20% उससे कलेक्ट करेंगे और FBR को जमा करा देंगे। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, जो फाइलर है वो इसको एंजॉय कर सकता है, इसको रिफंड ले सकता है बाय लॉस और इसको एडजस्ट भी करा सकता है अपनी रिटर्न के अंदर, जबकि नॉन फाइलर है वो 20% देगा, उसका एडजस्टेबल नहीं है। तो
ये एक डिफरेंस है दोनों के अंदर। और ये आपका कंज्यूमर से भी तो एक ताल्लुक है ना, यहाँ पे आप बिल्कुल ही कलेक्टेबल एजेंट बन गए हैं। व्हेन यू टेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द कंज्यूमर्स व्हेन दे कम टू यू, हमें पता है कि फूड मार्केट के अंदर कितने मार्जिन हैं, दो के आपके अखराजात भी हैं, वी नो दैट, बट कहीं ना कहीं इसको डोंट यू थिंक कि थोड़ा सा कंज्यूमर्स का, अपने क्लाइंट्स का ख्याल करते हुए कोई शेयरिंग पॉलिसी भी ले आते कि चले 10% लगाए, कम से कम चलो यार 2% ही हम दे देंगे, 8% पास ऑन करेंगे। आप तो बिल्कुल कलेक्टिंग एजेंट बन गए एकदम से। देखिए ये कोई नया टैक्स है नहीं, और सिर्फ ये हमारी इंडस्ट्री पे नहीं लगा है, इसी तरीके से के इलेक्ट्रिक है और दीगर जो सेक्टर्स हैं उसके ऊपर लगा हुआ है। के इलेक्ट्रिक भी आपसे टैक्सेस लेता है तब हम, और वो आगे पास ऑन कर देता है। देखिए हम लोग 2013 से लगा हुआ है, इससे पहले हमने कभी भी अपने जितनी भी तकरीबात हो रही थी वो हम अपने उनसे नहीं लेते थे, ना मांगते थे, हम इसी में शामिल करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली अब जो एक्सपेंसेस वो सारी चीजें बढ़ गई हैं, अब हमारी पहुंच से ये दूर हो गया है। लेकिन वैसे भी इलेक्ट्रिक पे टैक्स लगता है ना राणा साहब, वो तो बिजली पे लगता है ना, यहाँ पे टैक्स खाने पे नहीं लग रहा, वेडिंग हॉल्स पे लग रहा है, सर्विसेज पे नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी पे है, आपकी टाइप ऑफ बिजनेस पे है। नेवर, ये हमारे ऊपर नहीं लगा, ये जो बुकिंग करा रहा है ये उसके ऊपर लगा है, और वही इसको एंजॉय करेगा और वही इसको एडजस्ट और रिटर्न लेगा। ये सिंपल है कि विद होल्डिंग टैक्स लगता ही वहां पर है जहाँ पे राणा साहब, आपने हुकूमत से बात करने की कोशिश की कि इस टैक्स को थोड़ा सा कुछ कम किया जाए, कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि आपको पता है महंगाई वैसी बहुत ज़्यादा है, शादियां करना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, उसके बाद अब ये वाले टैक्सेस भी, कोई बात करने की कोशिश की आपने? जी बिल्कुल, हमने कई दफ़ा बात की है। हमने जब ये 2013 में लगाया उस वक्त भी हमने इस्लामाबाद में अप्रोच किया, इस्लामाबाद में बात की, और हमारी यहाँ पर भी इनसे मुसलसल बात हो रही है, जिसमें एक सबसे अहम बात जो थी हमारी वो ये थी कि आपने विद होल्डिंग टैक्स लगाया है, उसके अंदर जो फाइलर है, जो अमीर आदमी है, वो तो इसको रिफंड ले लेगा, सही है, उसको एडजस्ट करवा लेगा अपने रिटर्न में। जो नॉन फाइलर है, जहां तक जो साहिब हैसियत है और नॉन फाइलर है, उसका आप रिटर्न नहीं करते, वो तो समझ में आता है कि उसने अपने आप को वो फाइलर की लिस्ट में नहीं आया। लेकिन आपका क्राइटेरिया भी है, जो गरीब आदमी है, जो डेली वेजर है, जो एक मिनिमम वेज के अंदर आता है, उसका तो आपका बायलॉस कहता है कि वो फाइलर बन नहीं सकता। जब वो फाइलर बन नहीं सकता तो उसके लिए एक अलग क्राइटेरिया होना चाहिए था। आप उसके लिए अलग क्राइटेरिया बनाएं ताकि वो ये पैसा अगर विद होल्डिंग में देता भी है तो वो इसको वापस ले सके। ये हमने बारहा अच्छा, एक इसमें ये हमें थोड़ा सा क्लियर कीजिए, क्या इसमें ये डिस्टिंक्शन है कि छोटा हॉल है तो उस पर नहीं लगेगा, या इतनी एस्टिमेशन है, मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स कोई 3 लाख की तकरीब कर रहा है, स्लैब्स बना दी, हाँ स्लैब्स बना दिए, कोई 30 लाख की करे, तो ऐसी कोई तकसीम है या नहीं, स्ट्रेट ही ये वाली चल गई है? 20% का। हाँ देखें, इसके अंदर कोई बिल्कुल इसको कोई सेग्रीगेट नहीं किया है इन्होंने। 10% लगाया है, जिसका 50,000 रुपए का मैरिज हॉल बुक हो रहा है, अगर वो फाइलर है 5,000 रुपए देगा, नॉन फाइलर है 10,000 देगा। अच्छा। इसी तरीके से अमाउंट के ऊपर 10% कर दिया, 10% इसको तमाम को सेग्रीगेट खुद ही कर देता है। जो कम अमाउंट का है उसका कम विद होल्डिंग बनेगा, जिसका ज्यादा अमाउंट का मैरिज हॉल है उसका ज्यादा विद होल्डिंग बनेगा। अच्छा, तो आपकी किसी अथॉरिटी से, आपकी तंजीम की कोई बात हुई है? क्योंकि आपने तो पास ऑन कर दिया चुप करके, जाहिर बात है, अब वो कंज्यूमर देगा। अब जो बेचारा शादी प्लान कर चुका है या करने वाला है, वो इस वजह से शादी भी नहीं रोकेगा, वो मैक्सिमम 2 लाख 1 लाख जितना एक्स्ट्रा है वो उधार ही लेगा या कुछ मैनेज करेगा। तो आपने कोई बात की आपकी एसोसिएशन का, कोई कंज्यूमर्स को भी फायदा हो, कोई डिस्कशन हो आपकी? देखिए, हमने चुप करके जो है इस चीज को नहीं तस्लीम किया है। हम 2023 मार्च के अंदर ये दोबारा लगा था, कोविड में जब खत्म हुआ। 2023 मार्च में जब दोबारा लगा है, जब से अब तक हम ले ही नहीं रहे थे। हमारा इनसे मौक़िफ़ था, हमारी FBR से बात हुई, हमने कहा ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये वैसे भी शादी ब्याह की तकरीबात एक इस्लामी फरीजा है और इसके अंदर कलेक्ट करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो हमारी एक नहीं कई दफा मीटिंग हुई है। ये जो अब लास्ट मीटिंग जो हमारी तकरीबन 15 दिन पहले हुई है, इसके अंदर FBR ने हमें तंबी की थी। उन्होंने हमें कहा स्ट्रिक्टली कि अगर आपने ये नहीं कलेक्ट किया, अब अदरवाइज भी आपने अपनी जेब से देना है। इफेक्ट हुआ है इस टैक्स के दोबारा लगने के बाद से? आप 2023 से कह रहे हैं ये दोबारा से लगा है, बिजनेस अफेक्ट हुआ है, बुकिंग्स कम हुई है? देखें विथ होल्डिंग तो इम्प्लीमेंट जो कराने के लिए FBR ने हमें अभी अप्रोच किया है। अब वैसे अदरवाइज बात करें तो बिजनेस की
वैसी कंडीशन नहीं है जो हुआ करती थी। कोविड के बाद से जो है हमारा बिजनेस भी दीगर बिजनेस की तरह उस तरीके से नहीं चल पा रहा है। देखिए इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना वो यूटिलिटीज है, उसका सबसे बड़ा फैक्टर महंगाई है। एक डेली वेजर जो है आज उसकी डेली वेज जो है वो इतनी बढ़ गई है, इसके अलावा यूटिलिटीज बढ़ गई हैं, उसके अलावा हमारी जो जनरेशन है, पावर जनरेशन है वो बढ़ गई हैं, तमाम टैक्सेस बढ़ गए। तो इसकी वजह से हम जो है वो हमारे स्पेशली वो मेंबरान जो रेंटल के ऊपर है वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है। तो क्विकली पोजीशन रिस्पांस आया आपको, आपकी जब बात हुई है कोई जवाब आया आपको आगे से, कोई हुकूमत ने कहा है कि इसको सेकंड थॉट दे लेते हैं, ऐसा कुछ हुआ? नो, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनकी तरफ से ये था कि अगर आप लोगों ने इसको कलेक्ट नहीं किया तो हम आप की जो डिमांड खड़ी होती है, जो आप सेल्स शो करते हैं, अर्ली इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं, तो फिर वो लायबिलिटी दूसरों की आपके ऊपर खड़ी हो जाएगी। इसके अंदर फिर अब इसमें अल्टीमेटली जो सफरर है वो आई बिलीव शादी हॉल्स भी नहीं है, बिजनेस में अगर कोई झोल आया भी है, अल्टीमेट सफरर जारी बात है वो लोग हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर्स हैं। और मैं खास तौर पे आयशा उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जिनकी तरफ आपने भी इशारा किया, जो कम आमदनी वाले लोग हैं, जिन्होंने अपनी बच्चियां रुखसत करनी है। और आपको पता है हमारी फजूल किस्म की माशरती रवायात का कि आपने दिखावा करना है, रिश्तेदारों को बुलाना है, सारी बात है कि इवेंट अरेंज करना है, नहीं करेंगे अगले बच्ची को ताना देंगे, उसका घर खराब होगा। तो वजीर खुद तो खैर सारे शादियां कर चुके हैं जितनों को मैं जानता हूं, कोई ने तो 2-2, 3-3 भी कर ली हैं। इन गरीबों का ख्याल थोड़ा सा कर लें। अब्दुल्ला बेचारा 10% एक्स्ट्रा सलामी में तो नहीं लेगा, कहीं ना कहीं उसको कंपनसेट करें, उस टैक्स को रिव्यू करें। सलामी में से ही देने पड़ेंगे मेरे ख्याल से उसको ना। बालाजी बहुत शुक्रिया, रात आप हमारे साथ मौजूद थे, इस सिचुएशन पे बात कर रहे थे। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, टेंशन बढ़ती है तो आपकी हेल्थ के ऊपर असर होता है। हेल्थ के ऊपर हमने अगली बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी कि हम सेहत से मुतालिक बात करेंगे और मेडिकल के फील्ड के अंदर जितनी इनोवेशंस जो हैं वो अब पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं, सुनकर हमें तो बड़ा प्राउड फील होता है और हम ये सोचते हैं कि अपने नाजरीन के साथ भी हमें ये लाजमी शेयर करना चाहिए। वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी टेल यू। हमारे पास जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं ना, दुनिया के बेहतरीन हेल्थ एक्सपर्ट्स में से हैं। और बहुत सारे लोग अमेरिका और बरतानिया से अपने इलाज नहीं करवाते, खासतौर पर एक्सपर्ट्स पाकिस्तान आके करवाते हैं। एक तो सस्ता भी पड़ता है, कुछ यहाँ से वहाँ भी जाते हैं। हाँ, वो तो खैर वो वाले जाते हैं जो सियासत वाले। अच्छा, खैर, कैंसर समेत मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में इस वक्त इनकलाब बर्पा हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इनोवेशंस आ रही हैं, आयशा सेड। अब आपको एक ऐसी थेरेपी के बारे में बताते हैं जिसे स्टेम सेल थेरेपी कहा जाता है। और ये कैंसर के लिए ओबियसली मुआविन साबित होती है। मरीज के जिस्म के लिए जो स्टेम सेल्स है इसको इस्तेमाल किया जाता है और जो जिस्मानी बाफ्तें हैं उनकी मुरम्मत के लिए एक्चुअली इसका रोल है। ये बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त आपकी बढ़ाने में मदद देती है। और ख़ास तौर पर जो कैंसर है, ज़ियाबतीस, डायबिटीज़ है, दिल की बीमारियाँ हैं और दीगर लाइलाज समझने वाली बीमारियों के लिए इट्स ऑलवेज हेल्पफुल स्टेम सेल जो है। इसके ऊपर तो लाजमी बात होनी चाहिए। कौन है हमारे साथ? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर Q for quality. Why Q? He is Q for 3-4 reasons. Okay. हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। वैसे नाम डॉक्टर साहब का डॉक्टर दाऊद काजी है, but he is called Dr. Q. Why is he called Q? हम इन्हीं से पूछ लेते हैं। Welcome to सबसे आगे, कैसे आप? ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम, खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह। Like always, we can see it. आपको डॉक्टर Q क्यों कहते हैं वैसे डॉक्टर साहब? Q से जी, Q means काजी, Q means quality and Q means cute. Q means cute तो C से नहीं होता। In my case it's from Q. And cosmetics as well is from Q in my case. अच्छा, and for anchors Q is like बोलें। Our producer says Q, so we speak. Thank you very much for your time. हमें स्टेम सेल्स के हवाले से बताइए, क्या थेरेपी है और ताज़ा तरीन जो हमारी एक नई टेक्निक्स हैं उसको लेकर इसका क्या रोल है? असल में पाकिस्तान में या दुनिया में बहुत सारी मिथ्स इसके बारे में मशहूर हैं और इसके बारे में जानबूझ के भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो लॉन्च की जा रही हैं दुनिया में। वो इसलिए कि ये अगर आप किसी भी डिज़ीज़ की क्योर करेंगे या वो करेंगे, फर्स्ट करें कोई आप क्रॉनिक डिजीज़ ले लें, ब्लड प्रेशर ले लें, डायबिटीज़ ले लें, जैसे आपने लिए कोई भी डिजीज़ हार्ट की ले लें, किडनी की, तो वो जो अगर ड्रग्स हैं तो दुनिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा माफिया है। अच्छा। अगर एक ड्रग एक दिन के लिए वो ख़त्म हो जाए तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पर नाइट उनको नुकसान होता है। एंड कैंसर के बारे में अक्सर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आई डोंट नो व्हाई क्यों पाई जाती हैं, उसके इलाज की खबर सुनते हैं नेक्स्ट डे वो गायब हो जाती है। न सिर्फ कैंसर बल्कि हर चीज़ के बारे में जब आप मेरे पास आते हैं, मुझे कोई 35-40 साल हो गए यूके में,
तो हमने काफ़ी काम किया, कॉस्मेटिक्स में किया, रीजनरेटिव मेडिसिन अभी इंट्रोड्यूस हुई है। तो मैं स्टेम सेल्स के बारे में आपको बताऊंगा तो आप हैरान होंगे कि लोगों को इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। लोग अजीब तरीके से सवालात करते हैं, जैसे ये कोई मावराए फितरत कोई चीज़ है या कोई खलाई। हम यही चाहते हैं कि आप पहले स्टेम सेल्स को एक्सप्लेन करें और फिर ये कहाँ मदद कर सकता है। जी बिल्कुल, इसके बारे में हमें बताइए। स्टेम सेल्स ऐसे था कि ये 20th सेंचुरी की इजाद है, 1950s में इस पे काम हुआ है। 1950s में दो डॉक्टर्स थे कैनेडियंस, वो काम कर रहे थे बोन मैरो पे, माइक्रोस्कोप के नीचे काम कर रहे थे कि बोन मैरो क्या क्या करता है, क्योंकि वहाँ से आपके ब्लड वगैरह, आपके ब्लड सेल्स वगैरह जो है वो बनते हैं, रेड सेल्स, वाइट सेल्स, आपके प्लेटलेट्स वगैरह बोन मैरो से बनते हैं। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे एक अजीब सी एक्टिविटी देखी, डॉक्टर जेम्स टिल और डॉक्टर मैकलक, इन्होंने एक अजीब सी एक्टिविटी देखी कि कुछ सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं और अपनी तरह के सेल्स बनाते हैं। अच्छा। तो उन्होंने जब ये चीज़ देखी कि इसमें एक ये क्वालिटी थी और दूसरी उसमें एक क्वालिटी थी कि जहाँ पे कोई डिस डैमेज्ड और डाइंग सेल होता था वो जाके उसको रिप्लेस कर देते थे। तो ये दो क्वालिटीज पे स्टेम सेल्स बने हैं, यानी ये वो मदर सेल्स, यानी दरख्त का तना है, स्टेम मीन्स तना। ठीक। अब आप देखिए पौधे, दरख्त के ऊपर आप देखेंगे कि फूल भी आ जाते हैं, पत्ते भी आ जाते हैं, फ्रूट भी आ जाते हैं, वो हटते रहते हैं, लेकिन एज फार एज स्टेम्स है उसका, एंड दे एक्सिस्ट इन एवरी ह्यूमन बॉडी और देयर आर हर बंदे की, जी हर बंदे की बॉडी में। तो सबसे पहले उन्होंने चूंकि बोन मैरो पे काम किया, बोन मैरो में उन्होंने जब ये एक्टिविटी देखी कि भाई ये तो इस तरीके से ये काम करते हैं, तो इस पे काम फिर होता रहा। और उसमें उन्होंने क्या किया कि जब देखा तो इसको इन्होंने वो किया। अब उन्होंने देखा कि ये तो सिर्फ बोन मैरो में नहीं है, और भी इसके वो हैं सेल्स वगैरह। तो अगले 5-6 डेकेड्स में, यानी 6 दहाइयों में, 5-6 दहाइयों में इस पे बेइंतहा काम हुआ। 2012 में इसको नोबेल इनाम मिला, ठीक है, नोबेल प्राइज मिला 2012 में स्टेम सेल थेरेपी पे। तो उसके बाद तो आप देख रहे हैं कि आने वो हो गए कि लोगों ने कहा कि भाई इसमें क्या है। अब अगर ये हर किस्म का कहीं पे भी डैमेज सेल होगा, अब उसको मैं थोड़ा सा मुख्तसर कर देता हूँ ताकि लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, आम फहम इंसान के, बल्कि डॉक्टरों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं कि स्टेम सेल्स ये है कि अब 3 किस्म के आप उसको समझ ले। मैं उनको 3 कैटेगरीज में बनाता हूँ, वरना तो मैं सारे टेक्निकल नाम ले सकता हूँ सारे, आसान लफ्जों में होता है। हम इसको सिंपल से करते कि एक देखिए, एक जब बच्चा पैदा होता है, एक स्पर्म और एक एग से वो सिंगल वो होते हैं, उसके बाद वो डिवाइड होते अब वो तो एक ही सेल था, एक ही सेल था, वो डिवाइड हुआ। अब आप देखिए कि हमारे बालों का, आंखों का, स्किन का, दांतों का, जुबान का, लंग्स का, किडनी, बोन्स, हर चीज, नाखून, हर चीज के सेल्स डिफरेंट है। तो हम कैसे कहते, तो फिर वो उसने क्या, ये वो है जो हम जिनको कहते हैं कि जनाब ये प्राइमरी वो थे एम्ब्रियोनिक सेल्स है। एम्ब्रियोनिक सेल्स भी ये है जो हम प्लेसेंटा से भी लेते हैं, जो हम एम्ब्लाइकल कॉर्ड से आपने सुना होगा लेते हैं, उसका ये फायदा वो टोटिपोरेंट है, वो ये है कि वो है कि उससे तमाम सेल्स बनते हैं। अब जहाँ पे डालेंगे, जैसे पानी है, केतली में डालेंगे वो शेप ले लेगा, ग्लास में डालेंगे वो शेप ले लेगा। मैं क्या चाहता हूँ कम टाइम में जरा क्विकली हम इसको सारी चीजें कवर कर लें जो हो सकती हैं। कौन कौन सी ऐसी डिजीजेज हैं जिन स्टेम सेल्स के जरिए एड्रेस किया जा रहा है? इसके एम्ब्रियोनिक, फिर एडल्ट टिश्यूज हैं, और फिर हमने तीसरी ये किया कि लैब में बनाए, लैब में बनाए। वो वही चीज है, हमने लैब में आइसोलेट करके, कल्चर करके, रीग्रो करके। लाइव कॉलर एक हमारे साथ है, आपकी इजाजत से अगर हम उनसे बात कर लें। जाकिर इस्लामाबाद से हमारे साथ है। जाकिर, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। बताइएगा क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम, ये डॉक्टर साहब से पूछे कि स्टेम सेल थेरेपी से DMD जो है, डोचेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसका इलाज हो सकता है कि नहीं? DMD दोबारा से बोलिएगा जाकिर। DMD, डोचेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जी, ओके, समझ आ गई डॉक्टर साहब आपको सवाल। ठीक है जाकिर, आप सुनते रहिए, डॉक्टर साहब जवाब देते हैं। जी, ये हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत बड़े उनके वो हैं, उनको भी ये डिस्ट्रॉफी हुई है। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के किस्म है जिसमें मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं। अब आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि ये किस डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये सवाल आप इस तरह करें कि किन डिजीज़ को ट्रीट नहीं कर सकते, तो शायद मुझे सोचना पड़े और कोई डिजीज़ ढूंढ
ढूंढनी पड़े। इसका मतलब ये है कि तकरीबन सभी बीमारियों का इलाज है, तकरीबन हर चीज़ का इसमें इलाज है। अगर आप देख लेना कि अब अगर ब्लड से ले लें, ब्लड से रिलेटेड है, फर्ज करें जो आपके जो बोन मैरो से हम शुरू करते हैं, बोन मैरो में ब्लड है, उसमें जितने ल्यूकीमियाज हैं, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर को कहते हैं, ठीक है, लिम्फोमाज हैं वो हैं, अच्छा इसी तरीके से सिकल सेल एनीमिया है। ये 3 बड़े बड़े कैंसर्स हैं जो ब्लड से रिलेटेड है या बोन मैरो से रिलेटेड हैं। इनके लिए बहुत अच्छा किरदार है और उसको रिप्लेस करके, चूंकि जो मिसगाइडेड सेल्स होते हैं, जो मिसगाइडेड सेल्स हैं जो कैंसर में तब्दील करते हैं, यानी उनकी ग्रोथ वो हो जाती है और मिसगाइडेड जैसे मिसाइल होता है, तो इस तरीके से जो मिसगाइडेड सेल होती है जो अपनी ग्रोथ वो करते हैं। अब फर्ज कर ले आपने उसको कीमोथेरेपी दी, अब ये होना चाहिए, आज मैं कीमोथेरेपी के लोगों के लिए भी एक खुशखबरी सुना दूं कि जब उनको कीमोथेरेपी देते हैं तो ये क्या करते हैं कि उनके जो वो मिसगाइडेड सेल्स होते हैं जो कैंसर बन रहे होते हैं, उनकी ग्रोथ जो होती है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है। जब उसको हम करते हैं तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं कीमोथेरेपी से। या वैसे तो हमारे साथ कॉलर्स भी आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ जरा इस गुफ्तगू के अंदर तसलसल को हम बरकरार रखें और इस तसलसल भी हमें ये बताइए कि क्या ये नायाब इलाज है, चंद एक्सपर्ट्स हैं जो कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर लोग जो बेचारे वैसे इतने गरीब हैं और नॉलेज भी नहीं है, उनके लिए जरा कुछ बताइए, वो कैसे रीच आउट करें जोड़ों के दर्द के लिए, किसी भी चीज के लिए जो आम कॉमन इश्यूज हैं। जोड़ों के दर्द की आपने बात की तो बहुत ही कॉमन है। हाँ, अब अगर इसमें आते जाए ना, अभी हमने कहा कि कैंसर, ल्यूकीमियाज, लिम्फोमाज, सिकल सेल की हमने बात की, इसी तरीके से स्किन के कैंसर्स हैं, एंटी एजिंग है उसमें आ जाती है। अच्छा, अब किडनीज है, किडनी एंड स्टेज डायलिसिस पे हैं और वो उन्होंने डॉक्टर ने कह दिया कि अब हम डायलिसिस से और नहीं कर सकते, आपने किडनी चेंज करनी है, किडनी रिप्लेस करनी है, ठीक है। हम कहते हैं कि आप ना करें, हम उसको रिजुविनेट कर सकते हैं स्टेम सेल से। अच्छा, अब नी जॉइंट्स हैं, बैक है, फला है, इसको हम कंप्लीटली रिजुविनेट कर सकते हैं स्टेम सेल्स के साथ। डायबिटीज को भी क्यों? डायबिटीज, अब बल्कि मैं अच्छी बात ये बताऊं, डायबिटीज के लिए तो बहुत पहले वो हो चुका था। जो ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, इसमें एक टाइप 1 डायबिटीज होता है, एक टाइप 2 डायबिटीज होता है। टाइप 2 डायबिटीज मेरे तरह के लोग जिनका लाइफस्टाइल खराब हो, जिनकी डाइट, न्यूट्रिशन, ये वो सब कुछ भी कर रहे हैं आप साथ। जी जी, हम हमारा पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया के ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे जिस्म में कमी है, उस पर हम पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं कि हमारी डिजीज होती क्यों है। तो इसमें ये और हमारे साथ अब आप कॉलर ले लेते हैं, काफी देर से मिसेस खान हमारे साथ हैं कराची से। जी मिसेस खान, बताइएगा कैसी हैं आप, आपका क्या सवाल है? वालेकुम सलाम। मुझे ये पूछना था कि ये मेरी दोनों टांगों में शदीद दर्द है और साइटिका पेन है दूसरा, और मैं चल नहीं पाती, मतलब सहारे के बगैर खड़ी नहीं हो पाती। मेरी किडनी भी जो है वो छोटी हो गई है। अच्छा, किडनी छोटी, ठीक है। कोई क्रॉस क्वेश्चन है आपका इनसे? क्या किडनी छोटी हो गई है, चल नहीं पाती, साइटिका का भी पेन है और घुटनों में दर्द, और उम्र क्या है आपकी? मेरी 75। देखिए, मैं यहाँ पे स्पेसिफिक आंसर किसी को नहीं देख सकता जब तक मैं उनको इवैल्यूएट ना पता चले। जी, बट ये जो स्टेम सेल थेरेपी है, ये हेल्प कर सकती है इस तरह के केसेस के लिए? मैं बता रहा हूँ कि बैक में इनके सवाल का जवाब पहले दे दूँ तो ये कि बैक के लिए किसी भी किस्म के बैक को, देखिए जॉइंट्स जितने भी हैं हमारी बॉडी में, नेक है, बैक है, नी जॉइंट्स है, शोल्डर्स वगैरह हैं, इन सब के लिए हमारे पास स्टेम सेल्स से बहुत अच्छी इसकी रिजुविनेशन होती है, डिस्क की रिजनरेशन होती है, जी इन सब के आपके कार्टिलेज जो नीज में उसकी रिजनरेशन होती है। तो इस सिलसिले में अलबत्ता नर्वस सिस्टम में इतना अच्छा है कि हम लोगों की ऑटिज्म में इसके बड़े अच्छे वो हैं, अल्जाइमर्स में जो ओल्ड एज में आ जाते हैं, पार्किंसनिज्म में, अच्छा जो डीजेनरेटिव मैकुलर चेंजेस है, डीजेनरेटिव आपकी रेटिनल चेंजेस है, जो ब्लाइंडनेस हो जाती है, उसको दोबारा जिंदगी में लाइफ में। एक आंसर मुझे क्विकली चाहिए, क्या जितने भी मुख्तलिफ इश्यूज को हैंडल करने वाले डॉक्टर्स हैं वो सब अपनी रिलेटिव रिस्पेक्टिव फील्ड के अंदर स्टेम थेरेपी को लर्न कर सकते हैं, या स्टेम थेरेपी के एक्सपर्ट्स अलहदा से चाहिए होंगे जो मुख्तलिफ डिजीज़ को ट्रीट करें? देखिए, यहाँ पे एक वो है जो लोगों को समझ नहीं आती। बात यह कि 2 किस्म के लोग हैं, एक हैं हम कंसल्टेंट्स हैं, मैं खुद मेडिकल डॉक्टर हूँ, सर्जन था, फिर बाद में कॉस्मेटिक फिजिशियन बना, सन 2000 में मैंने नॉन सर्जिकल सोल्यूशन यूके में इंट्रोड्यूस किया, फिर पाकिस्तान में। अब एक है कंसल्टेंट जो कि किसी डिजीज़ के, फर्स्ट का यूरोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फला है।
अब इनका काम तो इन डिजीजेस को ट्रीट करना है। वो जो लैब का काम है, जैसे हम दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी सबसे ऑथेंटिक लैब इस्लामाबाद में बना रहे हैं, अब उसका काम ये है, वहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो PhDs हैं, MPhil हैं स्टेम सेल्स में। कहाँ बन रही है सर? इस्लामाबाद में नहीं, रिम्स है, रावलपिंडी राइजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ब्लू एरिया। दैट्स ग्रेट। तो हम उसमें दुनिया की 4-5 टॉप लैब्स जो हैं उसमें से एक लैब होगी फुली FDA और GMP कंप्लाइंट होगी। ओके। तो स्पेशली ये स्टेम सेल जो सिर्फ स्टेम सेल्स करेगी। हमारे साथ लाइव कॉलर भी है, आसिफ है। आसिफ बोले, कराची से हमारे साथ। जी बताइएगा। आसिफ इज गॉन, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप प्लीज कंप्लीट कीजिए। तो इसमें ये है कि हम ये सारी, अब ये हमने ब्रेन की बात की, तो उसमें मैं बता रहा हूँ ऑटिज्म पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ऑटिज्म में बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं, अल्जाइमर्स पे बहुत अच्छे हैं, पार्किंसनिज्म पे बहुत अच्छे हैं, ADHD, डिप्रेशन, ये सारी जो आप बता रहे हैं ना डॉक्टर साहब, ये मोस्टली वेस्ट के अंदर हम ज्यादा सुनते हैं, वहाँ पे बड़ी तादाद में इन बीमारियों का। वहाँ पर रेशो क्या है? ये इतनी आसानी से ट्रीट हो रहा है या इसकी सक्सेस रेशो अच्छी है? स्टेम सेल थेरेपी अगर इस्तेमाल की जाती है इन डिजीजेस के लिए? अभी यही मसला है। यहाँ पे एक और मिथ है, लोग कहते हैं कि जब हम अमेरिका से मंगवा रहे हैं, हम लंदन से स्टेम सेल्स मंगवा रहे हैं, वहाँ से स्टेम सेल्स नहीं आते। ठीक है जी, वहाँ पे अभी तक, चूंकि वहाँ पे कंट्रोल, मेरे पाकिस्तान आने का एक मकसद ये भी है, मैं आपको आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ जो आप हमेशा कोट कर सकते हैं मुझे, कि मुस्तकबिल में दुनिया से लोग ट्रीटमेंट के लिए पाकिस्तान आएंगे। ये वैसी तो नहीं है जैसे किसी ने कहा था नौकरियां लेने पाकिस्तान आएंगे। आज तक परेशान है उस स्टेटमेंट से। $1 ट्रिलियन सालाना की इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान के लिए हम ज़रिए मुबादला कमाएंगे। और ये कब तक होगा डॉक्टर साहब? ये इंशाल्लाह 2025 आपके लिए खुशखबरी का साल है। मुबारक करे। 3 महीनों में 3 महीनों में। Is it expensive ये जो स्टेम सेल थेरेपी है? Not at all। अब देखिए ना, आप एक घुटने का ऑपरेशन करवाते, नी रिप्लेसमेंट करवाते, उसमें इतने आपके कॉम्प्लिकेशंस है, एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें डेथ भी है, क्योंकि DVTs वगैरह बहुत ज़्यादा। मैं 3.5 साल ऑर्थोपेडिक सर्जन रहा हूँ, ठीक है, UK में, तो उसमें डेथ तक के हैं कॉम्प्लिकेशंस। एनेस्थीसिया के अलग कॉम्प्लिकेशंस है कुछ और। अब ये वो 10 से 15 लाख रुपए में होते हैं। ये अगर 15-20 लाख 30 लाख में एक घुटना हो जाए, आपका दोबारा रिजुविनेट हो जाए, तो दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, कम से कम आप रिकवर तो करें ना, आपका पैसा, आपको पता है कि इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। एक पाकिस्तानी जो इस वक्त किसी भी मल्टीपल रीजंस, आपने मल्टीपल डिजीजेस बताई हैं, किसी से भी परेशान है, स्टेम सेल थेरेपी की तरफ जाना चाहता है, फॉर नाउ क्या करना चाहिए उसको? उसको ये है, सबसे पहले तो ये कि थोड़ा सा गूगल करें, उसमें अपनी डिजीज लिखें, उसको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि स्टेम सेल्स कितना कारआमद है। ठीक है। फिर आप जाएं उस बंदे के पास, ऑथेंटिक बंदा जो ये स्टेम सेल्स खुद बनाता हो। हमारे पास ये जो हमारी टीम है, मैं खुद स्टेम सेल्स बनाता हूँ, और फिर खुद हमारे पास ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं और मैं खुद इंजेक्ट करता हूँ। तो इसमें यह है कि आपको ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। जो लोग यहाँ पे पाकिस्तान में एक चीज़ है कि मार्केटिंग टैक्टिक्स लोगों की बहुत अच्छी हैं। मुझे तो मार्केटिंग नहीं आती, मैं तो एक साइंटिस्ट हूँ जो बिहाइंड द क्लोज डोर बैठ के लैब में सेल बनाता हूँ आपके सेल। और अगर मुझे चेक करना है कि कौन स्टेम सेल बनाता है और वैलिड बनाता है, मतलब मुझे जाना चाहिए, क्या बेसिक चीज़ें हैं जो मैं चेक करूँ उनके हवाले से? देखिए, अभी आप सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में आप उनके ये चेक करें कि किसी की कोई लैब ड्रैप से, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, उससे अप्रूव्ड है कि नहीं, नंबर 1। ठीक है। दूसरी बात आप करेंगे, इस्लामाबाद में आप रह रहे हैं तो इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके साथ वो है या जो भी रेलेवेंट हेल्थ अथॉरिटी है जिस भी सूबे में आप, CGMP कंप्लाइंट है कि नहीं है, उसकी सारी चीजें, क्या वो FDA अप्रूव्ड है या नहीं। आपको अपनी पूरी रिसर्च करके जाना है किसी भी एक्सपर्ट के पास अगर आप जा रहे हैं। देखिए, आप गलत आदमी के पास जाएंगे, फिर आप कहते हैं, मैंने, हमारे एक दोस्त हैं, एक्स एम्बेसडर थे, उनकी बेटी का वो था, तो उन्होंने करवाया कि जी मैं तो फेल हो गया, उन्होंने उस डॉक्टर का नाम लिया, अब उसने जी अमेरिका से मंगवाया तो उसका तो एक पैसे का असर ना हो। अब अगर मैं आपको फर्ज कर PRP लगा दूं और आपके अपने प्लाज्मा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा लगा दूं और आपको कहूँ कि जी मैंने स्टेम सेल्स थे और डब्बों में डाल के ड्रामा बना के आपको लगा दूं, तो आपको फायदा तो नहीं होना। थैंक यू वेरी मच, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलकर, और आई वुड लव टू हैव यू अगेन। हम दोबारा इस पे ज़रा और बात करें, आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाएं, बिकॉज दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म। हम माजरत भी चाहते हैं, बहुत से लोग फ़ोन कॉल्स करे थे, हम ले नहीं पाए, चूँकि हम चाहते थे डॉक्टर साहब की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्विकली पहुँचे। इंशाल्लाह किसी और निशिस्त में बैठेंगे और डिटेल पे और भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया और अहम मौजू पे हमारे साथ बात की। सो दिस वाज डॉक्टर क्यू स्टेम सेल थेरेपी। हमारे लिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है, मेरे लिए
इंटरेस्टिंग ये था कि कोई भी डॉक्टर जो है ना वो ये नहीं कहता कि अपने सिम्टम्स को जाके गूगल करें, वो तो तंग होते हैं कि लोग जो है ना पेशेंट रिसर्च करके आ जाते हैं। डॉक्टर साहब ने पहली मर्तबा कहा कि आपको गूगल करके रिसर्च करके जाना चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमें क्या करना असल में नहीं, हमारे शो का वक्त खत्म हो रहा है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब क्विकली, चूंकि आप हैं ही हमारे साथ, फायदा उठा लें, कोई मैसेज, कोई पैगाम देखने वालों को इन लास्ट 30 सेकेंड्स, जो लोग बेचारे परेशान हैं, रीच आउट नहीं कर पाते, वसाइल नहीं है, कुछ भी उनको कहना चाहें। एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि इंशाल्लाह हमें पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे पाकिस्तान के लिए हमारे दिल में दर्द है, और यहाँ हम आपसे कमाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे एक अच्छी खासी तादाद चैरिटी करेंगे और हम उनको फ्री करेंगे ट्रीटमेंट्स इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। कुछ लोगों को हम कॉस्ट बेसिस पे करेंगे कि हम उससे कमाएंगे नहीं, और कुछ से ज़्यादा हम कमाएंगे जिससे हम इनको बाकी को पूरा कर सकें इंशाल्लाह। कोई ऐसी डिजीज़ नहीं होगी जिसके लिए आपको मुल्क से बाहर जाना पड़े, लेकिन मैं गारंटीड कहता हूँ कि पूरे मिडल ईस्ट से और यूरोप से और बरतानिया से तो मैं काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ जो इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे काम शुरू करूँ, तो वो लोग यहाँ अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, इतना मौका दे कि आप ये सर्विस कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त फाइनली ख़त्म को पहुँचा। आपसे कल इंशाल्लाह मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अच्छा सा दिन गुजारिए, और कल दोबारा हमारा वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।